Hello everyone. A very good evening. Good evening to all. सुन पा रहे हैं? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? इज एवरीथिंग फाइन? फटाफट से थम्स अप देके बताइए। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। जी हाँ, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हमको करने हैं, कल का ही कंटिन्यूशन है ये सेशन। तो आपको सबसे पहले दिखा दूं कि मई 13 तक आपका 20% ऑफ चल रहा है। आज सेकंड लास्ट डेट है इसका। सिमरटन कोड यूज़ करना है आपको। 2 मंथ्स का फ्री भी एक्सटेंशन भी आपको साथ में ही मिलेगा। और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है, हर संडे को ये होता है। मई 7 से मई 28 तक चल रहा है ये मॉक टेस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, हर संडे को 9 बजे शाम को। और काफ़ी सारे इसमें गिफ्ट्स वगैरह भी हैं आपके लिए। सो ये क्वेश्चंस हमने कल किए थे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम, हाँ, इस क्वेश्चन से कंज्यूमर सरप्लस से मुझे स्टार्ट हुआ। कंज्यूमर सरप्लस का बेसिकली क्वेश्चन मैंने आपको न्यूमेरिकल वाले पार्ट में करवा दिया हुआ है। इससे एक दिन पहले मैंने न्यूमेरिकल वाला सेशन लिया था, उसमें हमने किया था, तो यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूंगी। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मार्जिनल कंडीशन ऑफ पेरेटो ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया। दिट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, पेरेटो ऑप्टिमलिटी। इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार ही इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी मतलब 2015-16 से लेके अब तक शायद ही कोई पेपर हुआ हो जिसमें आपको पेरेटो ऑप्टिमलिटी से क्वेश्चन ना आया हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपकी टिप्स पर ये टॉपिक होना चाहिए। हाँ, पेपर 1 की हिंदी मीडियम की बुक, डेट इज अ डिटेल्ड बुक ऑफ ऑल द 10 यूनिट्स, नॉट समराइज्ड, डिटेल्ड बुक। कि सेल्फ स्टडी जो करते हैं बच्चे, उनके लिए वो बुक बहुत हेल्पफुल रहेगी कि एक ही बुक में सब कुछ कवर हो जाएगा। यस, सो डी आंसर देखिए। अब उसने नोट ए मार्जिनल कंडीशन कहा, आपने डी दे दिया। सो फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड, ये सारी कंडीशंस को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एक मिनट। तो जब सबसे पहले हम पेरेटो ऑप्टिमलिटी की फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, जिसमें फटाफट से रिवाइज कर लेना, एफिशिएंसी इन एक्सचेंज की बात करते हैं, है ना। इसमें हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, या यू कैन से कि इन डिफरेंस कर्व का स्लोप इक्वल हो किसके, प्राइस लाइन के स्लोप से, है ना। और दूसरी कंडीशन हम पढ़ते हैं एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। तो ये दो तरह के केसेस में बन सकती है। एक सिंगल कमोडिटी केस, सिंगल प्रोडक्ट केस। इसके केस में मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। आप इसे थोड़ा ऐसा भी लिख सकते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई फॉर ए इंडिविजुअल और बी इंडिविजुअल। ठीक है, इसको भी इसी तरह से आप दो इंडिविजुअल्स में ले सकते हैं, पीएल ओवर पीके। पीएल ओवर पीके का मतलब वेजेस ओवर रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड दैट कंडीशन बेसिकली व्हेन इसोक्वेंट, स्लोप ऑफ इसोक्वेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इसोकोस्ट लाइन। इसका मल्टी प्रोडक्ट केस के केस में क्या रहता है, मल्टी प्रोडक्ट के केस में दैट इज मार्जिनल, हाँ, यहाँ पे आप प्राइस ऑफ लेबर, प्राइस ऑफ कैपिटल ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और इसका फार्मूला होता है, यू कैन से एक और तरह से आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ओवर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। इससे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में इस पर्टिकुलर फार्मूले से। ठीक है, ओके। सो मल्टी प्रोडक्ट अगर है तो प्रोडक्शन के केस में ये इस तरह से बनेगा, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, या इसको आप मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, या इसको आप मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। तीनों सी चीजें सेम है। ठीक है, एक्स एंड वाई दो प्रोडक्ट्स में, ए इंडिविजुअल, ठीक है, इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बी इंडिविजुअल एक्स एंड वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ वाई, या फिर
मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स ओवर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसो रेवेन्यू लाइन। ठीक है, तीसरी कंडीशन हम पढ़ते हैं, द थर्ड कंडीशन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। इसका कंडीशन जो है, कंजम्पशन में मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ ए इंडिविजुअल बी इंडिविजुअल, इसको हम इक्वल करते हैं इसके, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, तीनों चीजें सेम। ठीक है, ऑफ एक्स एंड वाई, और इसको हम पी एक्स ओवर पी वाई के भी इक्वेट कर सकते हैं, बिकॉज हमने पहली इक्वेशन में प्रूव किया हुआ एम आर एस इज इक्वल टू पी एक्स ओवर पी वाई। ठीक है, तो ये आपकी तीन कंडीशंस बनती हैं पेरेटो ऑप्टिमलिटी की। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से एक बार, देन पिछले क्वेश्चन की तरफ हमको चलना है। डायग्रामेटिकली मैंने ये सब चीज़ें आपको समझाई हैं। पेरेटो ऑप्टिमलिटी की मेरी अलग से क्लास देखिए, लेटेस्ट वाली सबसे क्लास देखना, उसमें मैंने आपको ये सब चीज़ समझाई हुई है अच्छे से। ठीक है, हो गया नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लिया, क्वेश्चन पर की तरफ चले हम। यस, बताइए। ओके, लेट्स सी। अब इसमें ये वाली हमने पढ़ी कंडीशन किस फर्स्ट केस में, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन के केस में ये पढ़ी हमने। देन ये किसके केस में, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन वेजेस, ये दूसरी कंडीशन प्रोडक्ट के प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन के केस में, है ना। ये वाली कंडीशन मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ इक्वल टू प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये थर्ड कंडीशन पढ़ी हमने, एफिशिएंसी एंड कंजम्पशन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, है ना। और ये वाली कंडीशन हमने कहीं पे पढ़ी या कहीं पर भी नहीं पढ़ी हमने, है ना। अगर इस साइड पे आपको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट लेके आना था तो ये कंडीशन ऐसे हो सकती थी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट लेबर फॉर एक्स एंड वाई, तो ये इसका इक्वल ये आ सकता था, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स ओवर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई, जो हमने पढ़ा था ये आ सकता था। या अगर इस साइड पे आपको W ओवर R लेके आना था, फिर इस साइड पे आपका टेक्निकल सब्सटीट्यूशन आना था, प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आना था, है ना। तो ये था इसमें। तो इस कंडीशन से हर बार क्वेश्चन आते हैं, आपको टिप्स पर रटी होनी चाहिए इतनी अच्छी से कि कोई नींद में भी पूछ ले पेरेटो ऑप्टिमलिटी की, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कौन सी कंडीशन है कौन सी नहीं है, आप बता सको, पूरा रटा होना चाहिए, बिकॉज आना ही आना है इस कंसेप्ट से क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए, strategy of choosing the policy which has the best possible outcome is known as, B C mix answers. Okay, let's see B आंसर। अब ये सारे कंसेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। मैक्सीमैक्स स्ट्रेटेजी वो होती है दैट इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ये आपको तब समझ में आएगी अगर आप पहले मिनीमैक्स एंड मैक्सिमिन पढ़ेंगे। ठीक है, मैक्सिमिन स्ट्रेटेजी पढ़िए पहले, दैट इज अ मैक्सिमिन। मैक्सिमिन स्ट्रेटेजी का मतलब होता है मैक्सिमम आउट ऑफ मिनिमम, मैक्सिमम आउट ऑफ मिनिमम, यानी कि बेस्ट, यू कैन से मैक्सिमम क्या है, बेस्ट, बेस्ट आउट ऑफ वर्स्ट, मिनिमम क्या है, वर्स्ट, या फिर ऐसे लिख सकते हैं मैक्सिमम आउट ऑफ मिनिमम, है ना। ये मैक्सिमिन स्ट्रेटेजी, जिसमें एक प्लेयर जो है अपने मिनिमम प्रॉफिट्स की प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करता है कि कम से कम मुझे इतने प्रॉफिट्स तो हो ही, है ना। मिनिमम प्रॉफिट्स के चांसेस को वो मैक्सिमाइज करता है ताकि उसका रिस्क रिड्यूस किया जा सके, दैट इज अ मैक्सिमिन स्ट्रेटेजी। जो मिनीमैक्स स्ट्रेटेजी, मिनीमैक्स नहीं दी हुई, एक मिनट, हाँ यही है मिनीमैक्स स्ट्रेटेजी। मिनीमैक्स स्ट्रेटेजी, मिनीमैक्स स्ट्रेटेजी में होता है वर्स्ट आउट ऑफ बेस्ट, या यू कैन से मिनिमम आउट ऑफ मैक्सिमम,
मतलब कि वो अपने मैक्सिमम लॉसेस होने के चांसेस को, होने की प्रोबेबिलिटी को, मैक्सिमम लॉसेस होने की प्रोबेबिलिटी को मिनिमाइज करना चाहता है, मिनिमाइज करना चाहता है कि उसको मैक्सिमम, इतने लॉसेस तो कभी भी ना हो, मैक्सिमम लॉसेस होने की प्रोबेबिलिटी को मिनिमाइज करना, वो बन गई आपकी मिनिमैक्स स्ट्रेटेजी। आई बात समझ में? और मैक्सीमैक्स क्या है? Make a decision that yields the best of the best outcome. All decisions will have cost and benefits, and a maximax strategy is one that seeks out where the greatest benefit can be found. इसमें कोई मिनिमम में से मैक्सिमम या मैक्सिमम में से मिनिमम वाला फंडा है ही नहीं, इसमें सिंपल फंडा सबसे बेस्ट सबसे ग्रेटेस्ट। तो जब आपके सामने सिर्फ सबसे बेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट पूछा गया हो, है ना, तो आपका मैक्सीमैक्स सही आएगा। डोमिनेंट स्ट्रैटेजी क्या होता है? डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम की एग्जैक्ट डेफिनेशन जो मेरी बुक में लिखी गई है उससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आपको बहुत बार बताई हुई है। डोमिनेंट स्ट्रैटेजी में क्या है? फर्म अपना बेस्ट दे रहा है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट अदर डू, दूसरा जो मर्जी करे उसको अपना बेस्ट देना, है ना, डोमिनेंट स्ट्रैटेजी में। तो वो चीज ये नहीं था इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, इफ द इनकम इफेक्ट, एक मिनट, if the income effect for a good is in the opposite direction as a substitution effect, but the substitution effect dominates, then the good is सोच के पढ़ के बताइएगा। ओके, सो इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं एक डायग्राम चलो पहले क्वेश्चन समझ पढ़ लेते हैं फिर डायग्राम की तरफ चलेंगे। उसने यहाँ पे लिखा है इफ द इनकम इफेक्ट फॉर ए गुड इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एज अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट्स। ये वाली जो चीज है ना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट्स, ये आपको करवाई गई है बहुत बार कि जब सब्स्टिट्यूट इफेक्ट डोमिनेट कर रहे हैं, यानी कि इफ सब्स्टिट्यूट इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट, तो वो जो गुड होगा वो क्या होगा? वो जो गुड होगा वो इंफीरियर गुड होगा, है ना। और अगर आपका नेगेटिव इनकम इफेक्ट ज्यादा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, तो वो गुड कौन सा होगा? गिफन होगा। पढ़ा हुआ है हमने ये सब चीजें। कौन सा इफेक्ट किस गुड के केस में पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव रहता है? लेट्स सी, इफ आई एम राइटिंग हियर इज नॉर्मल गुड, तो नॉर्मल गुड के केस में आपका प्राइस इफेक्ट नेगेटिव रहता है, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव रहता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। देन गिवन इंफीरियर लेते हैं पहले। इंफीरियर गुड के केस में प्राइस इफेक्ट नेगेटिव, इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव हो जाता है एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी नेगेटिव। देन गिवन गुड्स के केस में प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव हो जाता है, इनकम इफेक्ट नेगेटिव, सब्स्टिट्यूशन इज नेगेटिव। बट इसमें ये होता है कि इंफीरियर गुड के केस में आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और इसके केस में इनकम इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। क्यों होता है ये, वाई, ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्लस पे दी हुई है, प्लस क्लासेस में ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी हुई है, ठीक है। तो हर एक चीज मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी, ठीक है। प्लस ज्वाइन कर लीजिए ये डिटेल समझने के लिए, सभी तरह की डिटेल समझने के लिए, फुल सिलेबस की डिटेल समझने के लिए। चलो अच्छा, इसके बाद अगली चीज पर चलते हैं। अभी इसका आंसर यहाँ पे आपको पता चल गया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट करेगा तो वो गुड जो है वो इंफीरियर होगा। इतना तो समझ में आ गया हमको, है ना। आंसर निकल गया हमारा, इसमें कोई शक नहीं है, आंसर निकल गया हमारा। बट अब कई लर्नर्स पूछते हैं कि मैम इसमें ये जो पहली लाइन दी हुई है यहाँ तक, इसका क्या मतलब है? इफ इनकम इफेक्ट गोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब काफी डिटेल्ड है। इसका मतलब आपको तब समझ में आएगा अगर इसका डायग्राम हम समझेंगे तो अगर तो आप इसका डायग्राम समझना चाहते हो, इतना डिटेल, ये डिटेल सारी मैंने अपनी अनअकैडमी की क्लासेस में समझाई हुई है। अगर तो इसका पूरा डिटेल समझना चाहते हो ये चीज कैसे है, देन ओनली आई विल ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है।
अच्छा, गिफन गुड एंड इन्फीरियर गुड में फर्क समझने के लिए ये एक सिंपल डायग्राम, आप लगता है न्यू लर्नर हो, मेरे से पहले पढ़े नहीं हो पूजा जी, है ना। सो बेसिकली गिफन गुड इज ए पार्ट ऑफ इन्फीरियर गुड, क्योंकि मेरे सारे लर्नर्स को ये डिफरेंस पता है। गिफन गुड इज ए पार्ट ऑफ इन्फीरियर गुड, इन्फीरियर गुड आर द चीपर कमोडिटीज, गिफन गुड उससे भी सस्ती हैं जो। सो दैट मीन्स ऑल गिफन गुड्स आर इन्फीरियर बट ऑल इन्फीरियर गुड्स आर नॉट गिफन। ठीक है, ओके। सो लेट मी एक्सप्लेन, ये जो चीज़ है आपकी, इसको थोड़ा सा डायग्राम से हम समझते हैं। बेसिकली हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है, प्राइस इफेक्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, कि जो प्राइस इफेक्ट है वो दो चीज़ को मिला के बनता है, इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को, है ना। तो ये डायग्राम उसकी, इस केस में मैं हिक्स के केस में हिक्स का कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम वाला डायग्राम बनाने लगी। हिक्स का कंपनसेटेड, ये डायग्राम मेरी बुक में भी दिया होगा, कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम वाला डायग्राम, पर बुक में सिर्फ नॉर्मल गुड के केस में दिया हुआ है, बट ये डायग्राम मैं आपको अभी इन्फीरियर गुड के केस में भी करवाती हूँ, नॉर्मल गुड के केस में एंड सेकंड वन इन्फीरियर गुड के केस में। ठीक है, तो इसमें होता है कंपनसेटेड डिमांड कर्व का मतलब हमने क्या समझा हुआ है कि जब कंज्यूमर की बढ़ी हुई रियल इनकम उससे छीन ली जाए, कंपनसेट कर दिया जाए उसकी इनकम को, या अगर उसकी इनकम कम हुई है उसे वापस से कंपनसेट करके उसको बढ़ा दिया जाए। जैसे कंपनसेटेड डिमांड कर्व, जब उसकी इनकम को कांस्टेंट रखा जा रहा है, अगर रियल इनकम बढ़ी है तो वापस दे दो, वापस ले लो, अगर कम हुई है तो वापस दे दो, मतलब रियल इनकम को कांस्टेंट रखता है कंपनसेटेड डिमांड कर्व। आपका ऑर्डिनरी डिमांड कर्व मनी इनकम को कांस्टेंट रखता है, कंपनसेटेड डिमांड कर्व रियल इनकम को कांस्टेंट रखता है ना। चलो, सो इसमें सबसे पहले एक प्राइस लाइन बनेगी, ए बी प्राइस लाइन। अब क्या हुआ, यहाँ पे अगर एक्स का प्राइस कम होता है, एक्स का प्राइस कम होने से जो एक्स की प्राइस लाइन है वो आगे की तरफ शिफ्ट होगी। यू नो द बेसिक कंसेप्ट्स की, जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने के कारण ये जो प्राइस लाइन है ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गई। ठीक है, जब प्राइस कम हुआ तो कंज्यूमर की रियल इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ा, प्राइस कम होने से कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ गई। अब हमको क्या करना है, इनकम को कंपनसेट करना है, यानी कि उसकी बढ़ी हुई इनकम को उससे वापस छीन लेना है। जब मैं उससे बढ़ी हुई इनकम को उससे वापस छीन लूंगी तो ये जो AB1 वाली प्राइस लाइन है ये दोबारा से मेरी पीछे की तरफ आ जाएगी। इसको मैंने नाम दे दिया CD, क्यों, क्योंकि कंज्यूमर की बढ़ी हुई इनकम को उससे छीन लिया। तो जब इनकम कम हुई पहले से तो ये प्राइस लाइन पीछे, हमने पढ़ा है जब इनकम बढ़ती है प्राइस लाइन आगे जाती है, इनकम कम होती है प्राइस लाइन पीछे जाती है ना। तो ये पीछे आ गई। अब हिक्स ने यहाँ पे एक कर्व, इंडिफरेंस कर्व बनाया। यहाँ पे ये जो पहला पॉइंट है, दिस इज योर सेकंड पॉइंट, दिस इज एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट। अब देखिए ध्यान से समझिए, ये जो तीन पॉइंट्स है ना, इसमें मैं नाम क्या दूं इनको, PQR दे देती हूँ। ठीक है, ये P से R पूरा ये आपका प्राइस इफेक्ट है, प्राइस इफेक्ट। पहले P पॉइंट पर थे, जब कमोडिटी का प्राइस कम हुआ तो R पॉइंट पे चले गए, तो P to R हमारा प्राइस इफेक्ट है। इसके बाद आपका P to Q जो है ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आएगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, पहले P पर थे, जब X कमोडिटी जो है वो पहले से सस्ती हो गई तो X की डिमांड बढ़ा दी और Y की कम कर दी, है ना। X की डिमांड बढ़ा दी, Y की कम कर दी, तो P to Q इज ए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, और Q to R जो है ये इनकम इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट। ठीक है, कि इनकम पहले R पर थे, पहले हम Q पर थे और इनकम बढ़ने से R की तरफ गए। इनकम कम, पहले हम R की तरफ थे, इनकम कम होने से हम दोबारा, हमारा जब कर्व पीछे की तरफ आया तो हम Q पॉइंट पर आ गए। तो ये Q to R आपका इनकम इफेक्ट है। तो इस तरह से वो शो कर रहा है, इफ दिस इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दिस इज द इनकम इफेक्ट, तो इसका टोटल बन गया प्राइस इफेक्ट। सो प्राइस इफेक्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट, इट इज अ केस ऑफ नॉर्मल गुड। ठीक है, अब जो इन्फीरियर गुड का केस है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखिएगा, सबसे पहले प्राइस लाइन बनी AB, देन उसके बाद क्या हुआ, X का प्राइस कम हुआ तो प्राइस लाइन आगे की तरफ शिफ्ट हो गई AB1, देन प्राइस कम होने से कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ गई, रियल इनकम बढ़ने से उससे रियल इनकम छीन ली गई, तो ये पीछे की तरफ मेरी प्राइस लाइन शिफ्ट हो गई।
अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क ये है कि ये वाले पॉइंट्स तो, ये वाला कर्व तो आपका ऐसे ही बन गया है ना, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, बस इस वाले पॉइंट में यहाँ पे फर्क है। फर्क क्या है इस वाले पॉइंट में कि ये पॉइंट ना आपका इस दोनों के सेंटर में आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये केस क्या हो गया, यहाँ पे देखिए, ये इस केस में हमारा इनकम इफेक्ट जो है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। कैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है? पॉइंट्स के नाम वही रखिए, पहला पॉइंट था मेरा P, ठीक है, ये वाला पॉइंट था मेरा Q, और ये ऊपर वाला जो पॉइंट था ये मेरा R था, ठीक है। अब P टू R जो है वो मेरा प्राइस, सेम इसमें भी P टू R मेरा प्राइस इफेक्ट है, यानी कि दिस इज द प्राइस इफेक्ट P E, ठीक है। P टू Q मेरा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, P टू Q इज द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, और Q टू R पीछे जा रहा है, ये देखिए पीछे जा रहा है, ये Q टू R ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। Q टू R मेरा उसी तरह से इनकम इफेक्ट है, ठीक है। तो P टू Q दिस इज योर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, दिस इज योर प्राइस इफेक्ट, और इनकम इफेक्ट पीछे की तरफ जा रहा है, यानी कि इनकम इफेक्ट मेरा पीछे की तरफ जा रहा है। ये चीज वही बन जाएगी, क्योंकि इसमें इनकम इफेक्ट नेगेटिव हो जाएगा ना, बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्राइस इफेक्ट माइनस इनकम इफेक्ट इज इक्वल टू सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तो ये कुल मिला के वही बन जाएगा, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्सटीट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। इक्वेशन वही बन जाएगी, क्योंकि मेरा इनकम इफेक्ट नेगेटिव में चला गया, पीछे की तरफ चला गया। इसमें क्या हो रहा था, सब्सटीट्यूशन भी इधर था, इनकम भी इधर था, प्राइस इफेक्ट भी इधर था। इसमें क्या हो गया, प्राइस इफेक्ट इधर आ रहा है, इसका भी एरो इधर, इनकम इफेक्ट पीछे जा रहा है, Q टू R पीछे जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है इनकम इफेक्ट। तो उसने क्या कहा कि जब सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट मेरा यहाँ पे P टू Q सीधी डायरेक्शन में है, इनकम इफेक्ट Q टू R पीछे की तरफ चला गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया। सो इस केस में जो गुड है हमारा वो इन्फीरियर होगा, इन्फीरियर होगा। अब आप कहेंगे कि मैंने इस डायग्राम के केस में इस कर्व को इतना ऊपर क्यों ले लिया, और इस डायग्राम के केस में मैंने इस कर्व को नीचे लिया था, ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने क्यों किया, इनकम इफेक्ट के लिए ऐसा किया, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल गुड था इसमें इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है ना, और इसमें अगर मैं इन्फीरियर गुड का केस लूँ, इसमें मेरी इनकम बढ़ने से मेरी जो एक्स गुड है उसकी डिमांड कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की डिमांड कम है एज कंपेयर टू दिस, यहाँ पे एक्स की डिमांड ज्यादा है, यहाँ पे एक्स की डिमांड कम है। दैट्स वाई ये पॉइंट मैंने पीछे की तरफ लिया है एज कंपेयर टू नॉर्मल गुड डायग्राम। समझ गए बात को? तो मैंने आपको काफी इजी मैनर में और डिटेल्ड वे में इस कंसेप्ट को समझाने का प्रयास किया है, ताकि इससे आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसका हल कर पाए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फर्दर दोबारा से इसको समझने के लिए वीडियो को भी आप दोबारा से देख सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद भी चीजों को इंटरप्रेट करके समझ सकते हैं, ठीक है। फाइन, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो तो आगे चलते हैं हम। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया, चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ इनडिफरेंस कर्व्स। इनडिफरेंस कर्व्स के केस में इनमें से कौन सी चीज ट्रू नहीं है, बताइए। आया कुछ समझ में? इनडिफरेंस कर्व्स
हाँ, अभी ये पहला क्वेश्चन है 2023 का, इससे पहले आपके 2022 वाले क्वेश्चन चल रहे थे। इंडिफरेंस कर्व्स आर यूजुअली कन्वेक्स और बाउंड, ठीक है, बिल्कुल कन्वेक्स होते हैं इंडिफरेंस कर्व्स। इंडिफरेंस कर्व दो गुड्स के लिए परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस में राइट एंगल बनता है, ऐसे करके, ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर इंडिफरेंस कर्व परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन बनता है, किया हुआ है हमने, ठीक है। नॉर्मल गुड्स, दो नॉर्मल गुड्स के केस में डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कोई नहीं, अगर गुड्स नॉर्मल है तो इंडिफरेंस कर्व आपका कन्वेक्स बनता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका फोर्थ ऑप्शन नॉट ट्रू है इंडिफरेंस कर्व्स के केस में, यानी कि ये सही जवाब है, ठीक है। तो ये शेप्स सारी मेरी बुक में दी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के केस में इनमें से क्या ट्रू नहीं है, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने आपको अभी समझाई है, पेरेटो ऑप्टिमिलिटी वाला जब करवाया ना, उसमें ये इक्वेशन आपको समझाई है। अच्छा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का केस इक्वेशन क्या बताई थी आपको, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ओवर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, और इसको किसके इक्वल किया था, प्राइस ऑफ एल प्राइस ऑफ कैपिटल या वेजेस ओवर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये इक्वेशन करवाई थी ना अभी। सो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ये वाली बिल्कुल ठीक होगी आपकी, ये वाली भी ठीक होगी, उसी का हिस्सा है, उसी का हिस्सा है। एंड ये गलत हो गई क्योंकि ये उल्टी दी हुई है उसने, यहाँ पे W ओवर R होना चाहिए था, मतलब ये सही जवाब है। ये कैसे सही है इसका देखिए, ये जस्ट क्या किया उसने, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ओवर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल वेजेस ओवर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैं इसको इस साइड ले लेती हूँ, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने इस साइड ले लिया और वेजेस को मैंने इस साइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, ठीक है। तो ये मेरा कुछ ऐसे बन सकता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ओवर वेज इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ओवर रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो ये चीज़ वहीं से ड्राइव होके आई, बट ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये रेशियो उसने उल्टी दी हुई है, तो यानी कि आपका डी आंसर सही है, ठीक है। चलो, तो ये हमने किया हुआ है सारा, दिस इज द बेसिकली। अच्छा, गेम थ्योरी इन विच गेन्स और लॉसेज ऑफ वन प्लेयर और फर्म डू नॉट कम एट द एक्सपेंसेस ऑफ और प्रोवाइड इक्वल बेनिफिट्स टू द अदर प्लेयर और फर्म इज नोन एज। लाभ या हानि, एक खेल जिसमें एक खिलाड़ी या फर्म का लाभ या हानि दूसरे खिलाड़ी या फर्म के खर्च पर नहीं आता या समान लाभ प्रदान नहीं करता, यानी कि द गेम इन विच प्रॉफिट्स ऑफ वन प्लेयर इज नॉट इक्वल टू लॉस ऑफ अदर प्लेयर, तो वो गेम क्या है। तो वो गेम हमारी नॉन जीरो सम गेम है ना, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल हो जाएंगे, यानी कि प्रॉफिट प्लस लॉस इज इक्वल टू जीरो, ऐसा भी आप कर सकते हो। वो आपकी जीरो सम गेम है जिसमें प्रॉफिट्स, एक नॉन जीरो सम गेम में होती है पॉजिटिव सम गेम, एक होती है नेगेटिव सम गेम। तो पॉजिटिव सम गेम में क्या होता है, प्रॉफिट्स आर ग्रेटर देन लॉसेस, या यू कैन से प्रॉफिट पर प्लस लॉस ग्रेटर देन जीरो। नेगेटिव सम गेम में लॉसेज आर ग्रेटर देन प्रॉफिट, यू कैन से प्रॉफिट्स प्लस लॉसेज लेस देन जीरो, ठीक है। तो ये चीज़, ये हमने सारे किए हुए हैं, जीरो सम गेम क्या है। चलो, सो बाकी के क्वेश्चंस हम कल करेंगे, अभी प्लस क्लास का टाइम हो गया तो जाना होगा मुझे। सेशन आपको सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और रेगुलर ज़रूर रहिएगा, बिकॉज लास्ट मंथ है, ये एग्ज़ाम सर पर है, तो अभी लास्ट वाले दिनों में रेगुलर रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब, होप यूर ऑल फाइन। ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है, सुन पा रही है मुझे, इज एवरीथिंग फाइन। फटाफट से एक बार लाइक शेयर कर दो सेशन को, थम्स अप देके मुझे बता दो सब कुछ एकदम प्रॉपर से सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। जी हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस, अब बिना टाइम वेस्ट करे, आगे ही काफ़ी लेट हो गया है तो हम स्टार्ट करते हैं। सो देखिए,
सबसे पहले इस ऑफर के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें 20% ऑफ आपको मिल रहा है मई 13 तक, 13 मई तक 20% ऑफ और 2 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है। ठीक है, सिमरटन कोड आपको यूज करना है, मई 13 तक ये सब्सक्रिप्शन पे चल रहा है ऑफ। सो देखिए पहला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 2021 के एग्जाम में सोशल वेलफेयर फंक्शन एंड सोशल इंडिफरेंस कर्व से फटाफट से क्या आंसर होगा मुझे बताइएगा। सोशल वेलफेयर फंक्शन इज ए सॉर्ट ऑफ सोशल इंडिफरेंस मैप consisting of social indifference curves which shows various combination of utilities that give same level of social welfare। 2021 का क्वेश्चन है ये। सोशल इंडिफरेंस कर्व्स में नॉट बी कन्वेक्स और कनकेव टू द ओरिजिन। तो आपको सही आंसर बताना है। ए आंसर सही है, फाइन, ए आंसर। कैसे, लेट्स मी एक्सप्लेन। सो मैंने सारा इसका एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया क्योंकि मेन मोटिव क्लासेस ये लेने का आपको उन कंसेप्ट्स को रिवाइज करवाना है जो कंसेप्ट्स आपको प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। सोशल वेलफेयर फंक्शन का सिद्धांत बेरगसन समल्सन ने दिया। ये एक क्वेश्चन ही बन सकता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अलग से ये सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो सोशल वेलफेयर फंक्शन क्या है? इट इज एन ऑर्डिनल इंडेक्स ऑफ सोसाइटीज वेलफेयर and is a function of utility level of all individuals constituting the society। बेसिकली सोशल वेलफेयर फंक्शन क्या होता है बेरगसन समल्सन के अकॉर्डिंगली? वो कहता है सोशल वेलफेयर फंक्शन जो है दैट इज ए फंक्शन ऑफ यूटिलिटीज ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। ये जो U1 U2 सभी इंडिविजुअल्स की सोसाइटीज में यूटिलिटीज जो है उनका फंक्शन होता है सोशल वेलफेयर फंक्शन। ठीक है, फिर हम समझते हैं ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को। बेसिकली ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शेप में इस तरह से बनता है। ठीक है, ये लोकस होता है पेरेटो ऑप्टिमल पॉइंट्स का। ठीक है, ये ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और ये सोशल वेलफेयर फंक्शन जिस पॉइंट पे टेंजेंट होते हैं उस पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ कंस्ट्रेंट ब्लिस। दूसरा क्वेश्चन आपका यहां से ये बनता है, ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है? ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पेरेटो ऑप्टिमल पॉइंट्स का लोकस यानी कि पाथ होता है। तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है पॉइंट ऑफ कंस्ट्रेंट ब्लिस क्या है? तो पॉइंट ऑफ कंस्ट्रेंट ब्लिस जहां पे आपका ये ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और सोशल वेलफेयर फंक्शन टेंजेंट है। ठीक है, यानी कि सोशल वेलफेयर फंक्शन इंडिफरेंस कर्व की फॉर्म में बन रहा है और ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शेप में। ठीक है, सो 3 क्वेश्चन यहाँ से। अब देखिए यही है पॉइंट ऑफ कंस्ट्रेंट ब्लिस बेसिकली। ठीक है, ये 3-4 कंसेप्ट समझ में आ गए। अब बेसिकली उसने इसमें क्या पूछा था कि सोशल वेलफेयर फंक्शन जो है जो एक तरह से सोशल इंडिफरेंस मैप ही है जिसमें काफी सारे सोशल इंडिफरेंस कर्व्स बने होते हैं। ये है वो, इसमें काफी सारे सोशल इंडिफरेंस कर्व्स बने हुए हैं। तो ये एक सोशल इंडिफरेंस मैप का मतलब जिसमें काफी सारे सोशल इंडिफरेंस कर्व्स हैं। ठीक है, ये सोशल इंडिफरेंस कर्व्स कन्वेक्स या कनकेव नहीं भी हो सकते क्योंकि कई केसेस में सोशल इंडिफरेंस कर्व्स स्ट्रेट लाइन भी होते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन भी होते हैं। तो इसीलिए इसमें आपका फर्स्ट तो ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है जर्नल इकोनॉमिक। अभी एक क्वेश्चन से मैंने आपके 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। ठीक है, जर्नल इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इज नॉट रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जर्नल इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम किससे रिलेट नहीं करता? जी हाँ, सो जर्नल इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इज नॉट रिलेटेड विद मॉरल हैजर्ड प्रॉब्लम। मॉरल हैजर्ड प्रॉब्लम जो है ये असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की एक प्रॉब्लम है। किसकी? असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। बेसिकली इसमें असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन में 2 प्रॉब्लम्स होती हैं, मॉरल हैजर्ड एंड एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम। तो ये 2 प्रॉब्लम्स किसकी हुई?
असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की, मॉरल हैजर्ड एंड एडवर्स सिलेक्शन। जर्नल इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में तीन चीजें आती हैं, एक्सिस्टेंस, स्टेबिलिटी एंड यूनिकनेस। मैंने आपको कल स्पेशल क्लास में भी ये क्वेश्चन करवाया था। सो बी आंसर इसमें सही है, क्योंकि ये जर्नल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड नहीं है। अब हम जर्नल इक्विलिब्रियम के इन तीन केसेस को समझने का प्रयास करते हैं। द फर्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब है कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता होना चाहिए, यानी कि सप्लाई एंड डिमांड कर्व एक पॉइंट पे दोनों से कट करते होने चाहिए। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है ये जर्नल इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ही नहीं करता, देयर इज नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये पहला केस, ये दूसरा केस, नॉन एग्जिस्टेंस। स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो आपका डिमांड कर्व हो वो नेगेटिवली स्लोप्ड हो, और जो सप्लाई कर्व हो वो पॉजिटिवली स्लोप्ड हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, ये इक्विलिब्रियम आपका स्टेबल है। ठीक है, इसमें अगर शॉर्ट रन में प्राइस बढ़ता भी है तो सप्लाई के बढ़ने के कारण प्राइस फिर कम हो जाता है, तो फिर से इक्विलिब्रियम पर आ जाते हैं हम। बट ये जो डायग्राम है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए अगर प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है सप्लाई से, तो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस और बढ़ेगा, तो प्राइस नीचे आने की बजाय और ऊपर चला जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं है। एग्जाम में आपको डायरेक्टली डायग्राम्स देके पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी डायग्राम में इक्विलिब्रियम स्टेबल है और किसमें नहीं। ठीक है, मल्टीपल इक्विलिब्रियम, तीसरा, पहला हमने पढ़ा एक्सिस्टेंस, दूसरा पढ़ा स्टेबिलिटी, तीसरा पढ़ा यूनिकनेस, यानी कि इक्विलिब्रियम आपका यूनिक होना चाहिए, एक होना चाहिए इक्विलिब्रियम। अगर मल्टीपल, एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम होते हैं तो जनरल इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों डायग्राम्स में मल्टीपल इक्विलिब्रियम दिए गए हैं, एक से ज्यादा। ठीक है, ओके तो आगे देखिए, ये ठीक है समझ में। मॉरल हैजर्ड का क्या बोल रहे हो, मॉरल हैजर्ड क्या है? मॉरल हैजर्ड प्रॉब्लम असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की उदाहरण है। बेसिकली मॉरल हैजर्ड जिसमें नैतिकता का खंडन बोल रहे हो, जैसे इसकी एग्जांपल हमने एक मकान मालिक वाली और किराएदार वाली की हुई है। अल्ट्रेशन इन द बिहेवियर, कि जो बंदा इंश्योरेंस ले रहा है या किसी का फ़ायदा ले रहा है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का दूसरे से, वो उसका बिहेवियर चेंज हो जाए आफ्टर बीइंग इंश्योर्ड, इंश्योर्ड के बाद उसका भी इंश्योरेंस के बाद उसका बिहेवियर चेंज हो जाए। जैसे कि हमने पढ़ा कि वो जो मकान मालिक है वो रेंट पर अपना मकान किराएदार को दे देता है, और किराएदार जो है वो कमरे में तोड़फोड़ करने लग जाता है ना, बट मकान मालिक को उसके सारे एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे। तो अब मकान मालिक को नहीं पता था कि वो किराएदार मेरा ऐसा निकलेगा, दैट इज अल्ट्रेशन इन द बिहेवियर ऑफ द पर्टिकुलर इंडिविजुअल, है ना, आफ्टर बीइंग इंश्योर्ड, वो मॉरल हैजर्ड है। असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो मकान मालिक था उसको नहीं पता था कि वो दूसरा बंदा ऐसा निकलेगा, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के चलते उसको लॉस बेयर करना पड़ा मकान मालिक को, दिस इज अ मॉरल हैजर्ड। ये क्वेश्चन आज ही हमने स्पेशल पर भी किया था, बट बिकॉज ये अब आज के टॉपिक का हिस्सा है तो मुझे दोबारा से करवाना पड़ा। एज आउटपुट एक्सपेंड्स एलएसी कर्व फेल्स, दिस इज ड्यू टू, ये क्या हो रहा है, स्क्रीन बंद हो जा रही है। बी आंसर, यस इट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो देखिए ये डायग्राम भी मैंने इसकी बनाई है, मैं दोबारा से बना देती हूँ अलग स्लाइड पर। इसका और अच्छा एक्सप्लेनेशन हम कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आपका एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। सो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, मैंने इसका डायग्राम आज आपको स्पेशल क्लास पे भी बना के दिखाया था। बेसिकली ये जो कॉस्ट कर्व्स होते हैं ना, ये आपके जो रेवेन्यू कर्व्स होते हैं उससे एकदम उल्टे होते हैं। जैसे हम मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऐसे बनाते हैं और एवरेज रेवेन्यू, एक मिनट, ये एवरेज रेवेन्यू कुछ इसी तरह से बनता है ना, किया हुआ है हमने ये सब चीजें। तो ये एमसी और एआरएमआर ये एक दूसरे से उल्टे होते हैं, इसी को हम डुअलिटी बोलते हैं, डुअलिटी ऑफ कर्व्स। ठीक है, तो अगर मेरा कॉस्ट कम हो रहा है यानी कि मेरे रिटर्न, यानी कि मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है ना, तो
रेवेन्यू बढ़ रहा है, रिटर्न्स बढ़ रहे हैं, यानी कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी कि फायदे, फर्म को मिलने वाले फायदे, जिससे उसका कॉस्ट डिमिनिश हो और रिटर्न्स बढ़े। जैसे बल्क में रॉ मटेरियल खरीद लेना, सस्ते में मिल जाएगा बल्क में खरीद लोगे तो। एक पॉइंट के बाद डिसइकोनॉमीज जनरेट हो जाती हैं। डिसइकोनॉमीज में कॉस्ट बढ़ने लगती है और रेवेन्यू यानी कि रिटर्न्स कम होने लगते हैं, है ना। तो इसमें आपका जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है ना, तो वो डिसइकोनॉमीज, जो नुकसान होते हैं फर्म को वो। तो इस पॉइंट पे डिसइकोनॉमीज एंड इकोनॉमीज इक्वल हो जाती हैं, जहां पे कॉस्ट कर्व्स एंड रेवेन्यू कर्व्स भी टेंजेंट हो जाते हैं एक दूसरे से। तो ये हमने पढ़ा था। अब इसमें एक और चीज है पढ़ने वाली, जो आप याद, इसका तो हो गया इकोनॉमीज ऑफ स्केल। द वन थिंग मोर हियर, एक चीज और है यहाँ पे, ये देखिए, ये मैं कुछ कर्व्स बना रही हूँ यहाँ पे, ये कुछ कर्व्स बना रही हूँ। ये बेसिकली जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होता है, वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स का एनवलप, इसको एनवलप कर्व भी बोलते हैं। सारे शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स मिला के ही लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनता है, ठीक है। सो ये सारे आपके शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स हैं, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कर्व्स हैं, ठीक है। अब मैं इस पर आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ये जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है, इस मिनिमम पॉइंट की अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पर चली जाऊंगी ना, तो यहाँ पे मुझे एक्सेस कैपेसिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि हम एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से पहले ही टेंजेंट कर रहे हैं लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व से, है ना। तो ये कैपेसिटी एक्सेस है, मतलब प्रोड्यूस इतना किया बट प्रोड्यूस इतना कर सकते थे, यहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी देखने को मिलती है। और इसके ऊपर अगर चले जाएं तो ये आपका मिनिमम पॉइंट था, मिनिमम पॉइंट पहले आ जाता है, ये मिनिमम है। और यहाँ पे आपका ओवर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी, जरूरत से ज्यादा, जैसे किसी से उधार ले लो रिसोर्सेज और काम अपना चलाने लगो, है ना, वो ओवर यूटिलाइज्ड आ गया। तो पूरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेसिकली कहने का मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेज उस पॉइंट पे होता है जहां पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो। एवरेज कॉस्ट मिनिमम, यहाँ पे आपका मिनिमम एवरेज कॉस्ट टेंजेंट है एलएसी से, तो यहाँ पे पूरी तरह से कैपेसिटी यूटिलाइज्ड है, ठीक है, समझ गए। तो मैंने आपको काफी कंसेप्ट समझा दिए। अब अगला क्वेश्चन जो प्रीवियस, देखिए मैं तो आपको प्रीवियस ईयर से करवा रही हूँ प्रिंसेस जी, इस लेक्चर का नाम ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स में जो आए वही हैं आपके सामने क्वेश्चंस, इजी हैं टफ है मुझे नहीं पता, बट दीज आर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन एक आया, तो ये क्वेश्चन मैंने इसमें डाला क्योंकि आपका रिस्क एंड अनसर्टेनिटी वाली थ्योरी माइक्रो का हिस्सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर यूज्ड बाय रिस्क अवर्स पर्सन टू मिनिमाइज रिस्क। रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए जो रिस्क अवर्स पर्सन है वो कौन से मेजर यहाँ से अडॉप्ट यूज करेगा, ठीक है। जी, सो रिस्क एवर्स पर्सन की बात कर रहे हैं, जो रिस्क को टालना चाहता है। जो रिस्क एवर्स पर्सन है ना, वो अपने रिसोर्सेज को डिवर्सिफाई करेगा। मतलब जैसे मान लो मैं एक रिस्क एवर्स पर्सन हूँ और मेरे पास 10 लाख रुपए है, तो मुझे उसको इन्वेस्ट करना है, तो मैं एक ही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करूंगी, अलग अलग सोर्सेज पर इन्वेस्ट करूंगी। अगर मैं स्टॉक मार्केट में करना चाहती हूँ तो उससे भी मैं सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एसेट पर उसको नहीं लगाऊंगी, अलग अलग कमोडिटीज पर, अलग अलग
जो है प्रोडक्ट्स पर उसको लगाऊंगी, अपने पैसे को इन्वेस्ट करूंगी। अगर मैं स्टॉक मार्केट में करूँ, चाहे मैं रियल लाइफ में कर रही हूँ, तो सारे कुछ पैसे को रियल एस्टेट में लगा दिया, कुछ पैसे को इधर लगा दिया ना, सारे पैसे को एक ही पर्टिकुलर जगह पर इन्वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं रिस्क को टालना चाह रही हूँ, रिस्क को ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रही मैं, है ना, क्योंकि एक ही जगह पर अगर हम इन्वेस्ट कर दें तो रिस्क ज्यादा होता है। सो इंश्योरेंस ऑफ रिस्क इवेंट का इंश्योरेंस, बिल्कुल जो मुझे रिस्की इवेंट लगता है उससे इंश्योर्ड होके चलना। वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ रिस्क इवेंट, मतलब जो रिस्की इवेंट है उसकी इंफॉर्मेशन भी मेरे लिए बहुत वैल्यू रखती है। तो सिर्फ यहाँ से सी एलिमिनेट हो जाएगा और आपका ए बी डी सही आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो रिस्क अवर्स पर्सन होता है ना, रिस्क अवर्स विल टेंड टू हैव वो रिस्क से बचना चाहता है। ठीक है, और जो रिस्क लवर होता है ना, या रिस्क सीकर जिसको हम बोल देते हैं, वो रिस्क ज्यादा लेना पसंद करता है। तो MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, ये भी आपको करवाया हुआ है। लास्ट टाइम एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी आया था कि अगर एक पर्सन सर्टेन इनकम को प्रेफर कर रहा है, देखिए सर्टेन इनकम को प्रेफर कर रहा है रिस्की इनकम की बजाय, तो वो पर्सन रिस्क अवर्स होगा कि रिस्क सीकर होगा, रिस्क लवर होगा। अगर वो सर्टेन इनकम को प्रेफर कर रहा है रिस्की इनकम की बजाय, तो वो रिस्क अवर्स है। ठीक है, अगर वो रिस्की इनकम को प्रेफर कर रहा है सर्टेन इनकम की बजाय, तो वो रिस्क लवर है। समझ गए बात? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन, अब इसका आंसर दे दिया हुआ है, चलो मैं समझा देती हूँ, वैसे ही आंसर इसका पता चल गया आपको। वेलफेयर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, उसने पूछा इनमें से करेक्ट क्या है। ठीक है, एनी कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम, यस, एनी कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम लीड्स टू पेरेटो एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बेसिकली कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि जो परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम है उससे पेरेटो एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। ठीक है, ये फिर कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम डज नॉट लीड टू पेरेटो एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, उल्टा हो गया, गलत हो गया। परफेक्ट कंपटीशन ऑलवेज लीड टू पेरेटो ऑप्टिमलिटी, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में भी आपका जो प्राइस है और जो कॉस्ट है वो इक्वल रहता है ना। तो जो पेरेटो ऑप्टिमलिटी है उसमें भी हमने पढ़ा रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज इक्वल टू प्राइस ओवर एक्स ओवर प्राइस ओवर वाई, है ना, तो वो चीज इक्वल रहती है। और इसमें भी आपका पेरेटो ऑप्टिमलिटी में भी प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल रहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में भी और पेरेटो ऑप्टिमलिटी में भी, बस उसको इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। सो बी को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, ये कर दिया एलिमिनेट। फिर एनी एफिशिएंट एलोकेशन कैन बी अटेन्ड बाय कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम गिवन द मार्केट मैकेनिज्म लीडिंग टू रीडिस्ट्रीब्यूशन। वो कहते हैं कोई भी एफिशिएंट एलोकेशन अटेन की जा सकती है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम का मतलब परफेक्ट कंपटीशन के द्वारा। ठीक है, सो बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन में वैसे भी हम एफिशिएंसी की बात करते हैं। सब अगर पूछा जाए एग्जाम में कि टेक्निकल एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी किस में मैक्सिमाइज होती है, वो सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में ही होती है। एफिशिएंट एलोकेशन दैट, उसको परफेक्ट कंपटीशन से ही आप मैच करोगे। नो पेरेटो एफिशिएंट एलोकेशन इन द सोसाइटी, गलत हो गया, तो ए आंसर आपका यहाँ पे इसीलिए सही आया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका अब 2022 का है ये। ठीक है, 2022 का ये क्वेश्चन है। Two factors of production A and B have the same price. The least cost combination of A and B for producing given level of output will be achieved at a point where the isoquant has slope equal to. तो पहले समझिए लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होता क्या है। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन मेरा वो पॉइंट है जहां पे मेरा इसोक्वेंट कर्व इसो कोस्ट लाइन से टेंजेंट है, या आइसो कोस्ट लाइन है या आइसोक्वेंट कर्व है। इस पॉइंट पे लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, कम से कम कॉस्ट लग रही है मेरी, इस साइड लेबर है, इस साइड कैपिटल है, कम से कम कॉस्ट इस पॉइंट पे लग रही है।
ठीक है, तो वो कहते हैं इस पॉइंट पे इसोक्वेंट का स्लोप किसके इक्वल है। इस पॉइंट पे आपका इसोक्वेंट का स्लोप अगर आप ध्यान से देखो तो कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है इसोक्वेंट का स्लोप, अगर ध्यान से देखो तो देखिए ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे मतलब अबाउट टू ऐसे बन रहा है ना, बन रहा है। तो इसका आंसर सी है, मतलब कि उसका स्लोप इस पॉइंट पे नेगेटिव बन रहा है, -1। 1 इसलिए लिखे बिकॉज वो लीनियर बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इतना सा यहाँ से स्ट्रेट है ना, देखो ये मेरा इसोक्वेंट है, इस पर्टिकुलर जगह पर तो वो ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है, स्ट्रेट लाइन बना रहा है। 1 इसलिए बिकॉज वो स्ट्रेट है, नेगेटिव इसलिए बिकॉज ये देखिए नेगेटिव इसलिए है बिकॉज लेबर बढ़ाऊंगी तो कैपिटल को कम करना पड़ेगा, समझ गए। दैट्स व्हाई इट इज नॉट -2 नॉट -3, इट इज ओनली -1 बिकॉज इट इज लीनियर। चलो आगे देखिए, ये हमने सारी और भी बाकी भी प्रॉपर्टीज इसकी की हुई है। बेसिकली इट इज अ लोकस ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट, अलग अलग इनपुट्स के कॉम्बिनेशन जो सेम लेवल आउटपुट का प्रोड्यूस करते हैं। इसो मतलब सेम, क्वांट मतलब क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी इसोक्वेंट, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कन्वेक्स टू रीजन है, दो इसोक्वेंट्स एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। हाइयर इसोक्वेंट का मतलब हाइयर प्रोडक्शन, और स्लोप इसोक्वेंट का क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, और मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन किसके इक्वल होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ओवर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। आगे इसको मैच करना है, ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है। नहीं 2022 अपडेटेड एडिशन अगर आपको मिल गया तो वो ठीक है, ठीक है, इट इज फाइन। जी हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम, ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, नया सा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। आपका स्टेबिलिटी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम जो है, यस अब आप कहोगे कि ये कौन सा नया शब्द आ गया, दिस इज ए न्यू क्वेश्चन, क्योंकि हर बार आपको एक आधा क्वेश्चन नया जरूर आता है, अनप्रिडिक्टेबल जरूर आता है, जो कहीं पर पता ही नहीं है कि सिलेबस में कहाँ से उठा के उसने डाल दिया है ना, टटॉनमेंट के द्वारा दिया गया है। डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर आपको पता है, ये सबको रटी हुई है कि डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर लर्नर डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर लर्नर ने दी है, बेन्स ने दी है और ट्रिफन्स ने दी है। तीन पढ़े हुए हैं हमने, तीनों फार्मूले पढ़वाए हैं आपको, लर्नर, ट्रिफन्स एंड बेन्स, इन तीनों का मोनोपोली पावर की डिग्री है। सो सी का फर्स्ट हमको पता है, तो इससे आपके दो एलिमिनेट हो जाते हैं। और कौन सा पता है, और आपको ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ये लाइन आपको वेलफेयर इकोनॉमिक्स में पढ़ाई हुई है, बेंथम्स क्राइटेरिया। वेलफेयर इकोनॉमिक्स के जो क्राइटेरियाज हैं उसमें हमने एडम स्मिथ का, बेंथम का क्राइटेरिया, इसके बारे में एक अलग से वीडियो, अब वो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिएगा, सोशल वेलफेयर क्राइटेरियाज, थोड़ी पुरानी वीडियो होगी 6-7 महीने की, उसमें मैंने आपको सोशल वेलफेयर क्राइटेरियाज 3-4 करवाए हुए हैं, वो प्लीज़ ज़रूर वीडियो देखिएगा, ठीक है। उसमें हमने ये पढ़ा था ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ये बेंथम की एक कोट है उसके क्राइटेरिया में। सो ए का आपका सेकंड आना है, इसी से आपका सही जवाब पता चल जाएगा। ये देखिए बेंथम ने एक फ्रेज लिखा था, इट इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज मेयर ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ग्रेटेस्ट नंबर की एक ग्रेटेस्ट खुशी जो राइट एंड रॉन्ग का मेयर है, ठीक है। तो ये उसकी तरफ फ्रेज है एक, आप इसका डिटेल मीनिंग नेट पे कहीं भी सर्च कर रहे हो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। 1776 में दिया गया था। आगे देख लीजिए, ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री, क्या सही आएगा, 2022 का क्वेश्चन है ये भी।
ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। तो ऑप्टिमम अभी मैंने समझाया है आपको, ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन। ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन हम उस पॉइंट को बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में ही ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन होती है। उसमें हम एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पे प्रोड्यूस करते हैं, इस पॉइंट पे। दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज योर एवरेज कॉस्ट। वी आर प्रोड्यूसिंग एट द मिनिमम ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं, देयर इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आउटपुट अपने मिनिमम कॉस्ट पे प्रोड्यूस हो रहा है, बिल्कुल ठीक। कंज्यूमर पेज द मिनिमम पॉसिबल प्राइस विच जस्ट कवर द मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट इस पॉइंट पे इक्वल है। या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमम होता है ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन में। या यू कैन से प्राइस, दिस इज द प्राइस, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ये मार्जिनल कॉस्ट और यहाँ पे प्राइस दोनों इक्वल है। प्लांट्स अपनी फुल कैपेसिटी में यूज है, बिल्कुल ऑप्टिमम कैपेसिटी, फुलर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। फर्म सुपर नॉर्मल नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करते हैं। तो डी को आप सीधा सीधा एलिमिनेट कर सकते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म, बिल्कुल ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन की बात ही परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म्स में आती है। तो ई भी ठीक है आपका, ए आंसर सही हो गया। हाँ, जो अपना देखिए ध्यान से ये चीज एक देखिए, जब मैं बात करती हूँ परफेक्ट कंपटीशन, शॉर्ट रन है चाहे लॉन्ग रन है, दोनों में नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं। जब मैं बात करती हूँ मोनोपोली की, शॉर्ट रन में तो नॉर्मल हो सकते हैं, ठीक है। देखिए शॉर्ट रन में ना बेसिकली तीनों हो सकते हैं। शॉर्ट रन में नॉर्मल भी हो सकते हैं, लॉसेस भी हो सकते हैं, सुपर नॉर्मल भी हो सकते हैं, बट लॉन्ग रन में नॉर्मल है। मोनोपोली में भी यही है, शॉर्ट रन में नॉर्मल भी हो सकते हैं, सुपर नॉर्मल भी हो सकते हैं, लॉसेस भी हो सकते हैं, बट लॉन्ग रन में सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होते हैं। और जब मैं मोनोपोलिस्टिक की बात करती हूँ, मोनोपोलिस्टिक, इसमें इसमें भी सेम परफेक्ट कंपटीशन वाला सिनारियो। शॉर्ट रन में तीनों हो सकते हैं, लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होते हैं, ठीक है। चलो सो ये हो गया आपका। इसी के साथ आज का सेशन करते हैं खत्म, बाकी के क्वेश्चंस करेंगे कल। एक मिनट, मार्जिनल कॉस्ट अगर मैक्सिमम दिया हो तो भी लॉन्ग रन होगा प्रॉफिटिंग। मार्जिनल कॉस्ट अगर मैक्सिमम दिया हो तो देखिए, मार्जिनल कॉस्ट मैक्सिमम कैसे हो, मार्जिनल कॉस्ट तो ऐसे है ना, दिस इज योर एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मैक्सिमम नहीं होगा, मिनिमम होगा, आप उल्टा बोल रहे हो। ये है मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमा, ये है एवरेज कॉस्ट का मिनिमा। मार्जिनल कॉस्ट के मिनिमा पर रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमा एवरेज कॉस्ट के मिनिमा से पहले आ जाता है। यहाँ पे ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन नहीं है, ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन सिर्फ एवरेज कॉस्ट के मिनिमा पर है, ठीक है। चलो सो अभी प्लस क्लास स्टार्ट आपकी हो चुकी है, उसमें मिलते हैं। सो बाकी के ये क्वेश्चंस हम तो 3-4 ये कल करेंगे, और बाकी कल 2023 के भी इसमें ऐड ऑन करूंगी। फाइन, चलो सो ये मैंने आपको दिखा दिया 20% ऑफ वाला। थैंक यू वेरी मच, प्लस पे आ जाइए अभी। टेक केयर, बाय बाय। नहीं 30 मिनट हो गए आपकी क्लास को, आधा घंटा हो गया। ओके सो ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। जी हाँ, फटाफट से बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है, सबको सुन पा रहे हैं मुझे? नेट जी हाँ, इज एवरीथिंग फाइन? फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए, सेशन को थम्स अप देके बताइए।
इज एवरीथिंग फाइन जी। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स के PYQs की ये सीरीज आपकी चल रही है। ये जो सीरीज है इसमें इसका कल पहला सेशन था, आज इसका दूसरा सेशन है। सो लेट्स डू अनदर PYQs। सबसे पहले देख लीजिए, अगले महीने से इंडियन इकोनॉमी का कोर्स शुरू हो रहा है आप सबकी डिमांड पे, सो आप सब एनरोल कर सकते हैं। सीमा 10 मेरा कोड है, इस कोड को लगा के सब्सक्रिप्शन लेनी है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और मेरे साथ इकोनॉमिक्स के 10 यूनिट्स के साथ साथ आप पेपर 1 भी सिंगल सब्सक्रिप्शन में ही आप गेट कर सकते हैं। तो ये हमने कल के सेशन में किए थे, क्वेश्चन सारे समझे भी थे अच्छे से। यहां से स्टार्ट करेंगे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी द स्क्वायर रूट रूल वाज डेवलप्ड बाय स्क्वायर रूट रूल। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिमांड फॉर मनी की थ्योरीज पढ़ते हैं। वहीं से क्वेश्चन है ये, और ये थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको प्लस क्लासेस में समझाई भी हुई है। जी हाँ, सी वॉमल टॉबिन, एग्जैक्टली। सो वॉमल टॉबिन इज करेक्ट आंसर। तो मैं फटाफट से जो यहाँ पे नए लर्नर्स हैं उनको एक बार ये फार्मूला भी बता देती हूँ। दैट इज MD इज इक्वल टू अंडर रूट, दैट इज 2BY ओवर R, 2BY ओवर R। So this is a square root formula that was developed by Baumol Tobin। तो ये जो square root formula है इसमें अब ध्यान से देखिएगा इन चीजों को। If I am talking about Y, Y is individual salary, R is rate of interest, and what is the B? Number of times the individual visit the bank। उसको मल्टीप्लाई, चलो अब ब्रोकरेज फीस लो इसको बस। क्या पढ़ा था हमने बॉमल की थ्योरी में? ये पढ़ा था कि अगर तो ब्रोकरेज फीस ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, है ना, अगर तो ब्रोकरेज फीस ज्यादा है इंटरेस्ट रेट से, तो क्या होगा? डिमांड फॉर मनी ज्यादा होगी या कम होगी? टेल मी। एक इंडिविजुअल एक ही टाइम पर अपना कुछ पैसा बॉन्ड्स में लगा सकता है और कुछ पैसा अपने पास कैश की फॉर्म में रख सकता है, ठीक है। अगर उसका ब्रोकरेज फीस इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है, यानी कि वो अगर पैसा मार्केट में लगाता है तो उस पर उसको काफी फीस देनी पड़ेगी और इंटरेस्ट कम मिलेगा, तो उस केस में वो मार्केट में पैसा नहीं लगाएगा, यानी कि उस केस में डिमांड फॉर मनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर ब्रोकरेज फीस ज्यादा है तो डिमांड फॉर मनी ज्यादा है, यानी कि बी ज्यादा है। तो इसी तरह अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो डिमांड फॉर मनी कम है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के रिवार्ड जो उसको मिल रहा है उस पैसे को मार्केट में लगाने के बदले, ठीक है। तो वो अगर उसको अच्छा मिल रहा है तो वो डिमांड फॉर मनी का मतलब कि अपने हाथ में पैसा कम से कम रखेगा, मार्केट में पैसा ज्यादा लगाएगा, ठीक है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिमांड फॉर मनी आर ऑलवेज नेगेटिवली रिलेटेड। और ब्रोकरेज फीस अगर ज्यादा है तो डिमांड फॉर मनी ज्यादा होगी, इनके अपने हाथ में पैसा ज्यादा रखेगा। ये सब चीजें हमने पढ़ी हैं वॉमल एंड टॉबन की थ्योरी में। बेसिकली थ्योरीज हम अलग अलग पढ़ते हैं, वैसे वॉमल की थ्योरी को इन्वेंट्री अप्रोच बोलते हैं, और टॉबिन की थ्योरी को हम पोर्टफोलियो अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। बट इन दोनों ने इकट्ठे भी थ्योरी दी है। तो ये देखिए सारा लिखा ही हुआ था यहाँ पे, मैं वहीं पर लिखते जा रही थी। सो यही है वो फार्मूला, दैट इज 2BY ओवर R। अगर B ज्यादा है ब्रोकरेज फीस ज्यादा, डिमांड फॉर मनी ज्यादा होगी। अगर R ज्यादा है तो डिमांड फॉर मनी कम होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट?
नेहा जी पुराना एडिशन दे रहा है अमेजोन, ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ? आप मेरे दिए हुए लिंक से बुक खरीद रहे हैं तब भी पुराना एडिशन कैसे आ सकता है? अपडेटेड एडिशन 2023 2024 वाला ये एडिशन नहीं आपको मिल रहा क्या, जिस पर ऐसा लिखा हुआ है? दिस इज आल्सो अपडेटेड एडिशन, बट इस पर बस इतना चीज ऐड की हुई है, ठीक है। मैं पता करवा देती हूँ इस चीज के बारे में आज, ठीक है, क्या है ये। चलो सो देखिए, लेट्स सी। सेकंड इज करेक्ट आंसर। हाउ? एक्सेलरेटर के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट डिमांड इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन जीडीपी। इन्वेस्टमेंट डिमांड यानी कि डेल्टा आई, जीडीपी यू कैन से इट इज योर आउटपुट, इट इज योर इनकम। तो यही होता है एक्सेलरेटर का फार्मूला, बिल्कुल सही फार्मूला है एक्सेलरेटर का, ठीक है। द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट प्लस द इन्फ्लेशन रेट। नहीं, जब भी हमको कोई रियल चीज कैलकुलेट करनी होती है तो नॉमिनल में से हमको चेंज को माइनस करना होता है, चीज आपको समझाई हुई, ठीक है। अगर मुझे 2010 के अकॉर्डिंगली रियल इंटरेस्ट रेट के मुझे कांस्टेंट ईयर के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है। मान लो कांस्टेंट ईयर मेरा 2010 है, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि मुझे करंट ईयर के अकॉर्डिंगली, जैसे अभी 2023 के रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो अगर मुझे कांस्टेंट ईयर के अकॉर्डिंगली कोई चीज फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगी, 2010 के अकॉर्डिंगली 2010 से 2023 तक जो भी चेंजेस आई हैं, ठीक है, प्राइजेस में, वो मैं माइनस कर दूंगी 2023 की वो, बट जैसे मुझे 2010 के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है तो मैं 2023 के इंटरेस्ट रेट में से जो चेंजेस हुई हैं 2010 से लेके 2023 तक, दैट इज चेंज इन प्राइजेस, वो माइनस कर दूंगी तो मेरे पास कांस्टेंट ईयर का इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाता होता है कई बार, जैसे मान लो आपको ऐसा दिया होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, आई विल टेल यू, न्यूमेरिकल में कुछ ऐसा दिया होगा कि जो आपकी नॉमिनल जीडीपी है या करंट ईयर पे जो जीडीपी है वो इतनी है और प्राइजेस में इंक्रीज हुआ है इतना और पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है इतना, तो आपको रियल जीडीपी फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे, रियल चीज फाइंड करने के लिए नॉमिनल में से जो चेंजेस हुए हैं, जैसे प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ वो माइनस कर दोगे, फिर पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ वो माइनस कर दोगे। तो इन चीजों को मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास कांस्टेंट ईयर की चीज आ जाएगी, रियल वैल्यू आ जाएगी, है ना। सो दिस इज द थिंग। सो इसलिए यहाँ पे उसने उल्टा लिखा है, माइनस द इन्फ्लेशन रेट, बी यहाँ पे हम एलिमिनेट कर देंगे। देन हायर द रियल इंटरेस्ट रेट द हायर इज द रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो कहता है इंटरेस्ट रेट जितना ज्यादा होगा, जी हाँ, ये क्वेश्चन, ये वाला जो कंसेप्ट है ये आपको पिछली बार 2023 वाले में भी आया, उससे पिछली बार वाले एग्जाम में भी आया था। जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा, रियल इंटरेस्ट रेट जितना ज्यादा होगा, रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि मेरा कैपिटल का कॉस्ट, यानी कि मुझे अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करके उससे जो मिल रहा है, व्हाट आर योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड के बदले में क्या मिलता है, रेंट मिलता है। कैपिटल आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटल के बदले में क्या मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है ना। द थर्ड इज वेज, लेबर आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसके बदले में क्या मिलता है, वेज मिलता है, ठीक है। सो एंटरप्रीनियरशिप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसके बदले में क्या मिलते हैं, प्रॉफिट्स मिलते हैं। कैपिटल पूंजी है, उसके बदले में मुझे इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो बेसिकली रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज अ रिवार्ड ऑफ जो मुझे मिल रहा है, जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट है मेरे कैपिटल का रेंटल कॉस्ट उतना ही ज्यादा होता है, जितना मुझे अपने कैपिटल से रिवार्ड मिल रहा है दैट इज द रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उतना ज्यादा, उतना ही ज्यादा होता है। तो दिस इज अ करेक्ट आंसर। सी, इन्वेस्टमेंट इज ए स्टॉक कंसेप्ट, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका फ्लो कंसेप्ट है, फ्लो कंसेप्ट है, एंड कैपिटल जो है वो हमारा स्टॉक कंसेप्ट है, ठीक है। देन रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट इज लो व्हेन मॉर्टगेज इंटरेस्ट रेट्स आर हाई। मॉर्टगेज इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं, मॉर्टगेज इंटरेस्ट रेट्स जब हम किसी चीज को गिरवी रखकर उस पे लोन लेते हैं, ठीक है, मेरे पास 10 किले जमीन है, मैंने गिरवी रखकर उस पर लोन लिया, ठीक है,
मोर्टगेज हम इसको बोलते हैं जिसको गिरवी रख के उसके बदले में लोन लेना। वो कहता है मोर्टगेज इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, अगर मोर्टगेज पर लगने वाले इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा है, यानी कि अगर मैं किसी चीज को गिरवी रख के लोन ले रही हूँ तो मुझे उस पर काफी सारा इंटरेस्ट पड़ रहा है ना, तो उस केस में रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट कम होगी, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट कम होगी, यानी कि लोग जो हैं वो रेसिडेंशियल को आप क्या कहते हो हिंदी में, आवासीय निवेश कम करेंगे, क्योंकि अगर मोर्टगेज पर यानी कि गिरवी रखने पर इंटरेस्ट रेट ही उनको ज्यादा पड़ रहा है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं ना कई लोग प्लाट्स वगैरह बना लेते हैं लेबर के लिए, जैसे और किराए पर उसको चढ़वा देते हैं, कभी देखा होगा आपने रियल एस्टेट बिजनेस पर, तो वो चीज उस चीज पर इन्वेस्टमेंट कम से कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि प्रॉपर्टी लोग कम बनवाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी के बदले में जो लोन मिल रहा है उस पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा चल रहे हैं, है ना, सो प्रॉपर्टी पर कम इन्वेस्टमेंट होगी। दिस इज एब्सोल्युटली राइट लॉजिक। तो ACE आपके सही आंसर्स हो गए। चलो, स्टिकी प्राइस मॉडल इज, टू 54 पेजेस हैं जो अपडेटेड है, सबसे लेटेस्ट वाला अपडेटेड। स्पेशल क्लास आज 7 बजे है आपकी, ठीक है। स्टिकी प्राइस मॉडल इज, अब इसका डायग्राम यहाँ पे नहीं बनाया हुआ, चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। स्टिकी प्राइस मॉडल, स्टिकी प्राइस क्या है? जब प्राइजेस, स्टिकी का मतलब कांस्टेंट रहते हैं, प्राइजेस में चेंज नहीं आता। सो अपवर्ड स्लोपिंग शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, बेसिकली वो केन्स की बात कर रहा है। केन्स के केस में मेरी बुक में भी ये कंसेप्ट दिया हुआ है, देखना, मैक्रो इकोनॉमिक्स केन्जियन थ्योरी में जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है वो इस तरह से 45 डिग्री की लाइन बनाता है। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, नॉट लॉन्ग रन, शॉर्ट रन। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व तो केन्स के केस में ऐसे होता है ना, ऐसे, है ना, ये भी डायग्राम बनी हुई है वहां पे, बट शॉर्ट रन में 45 डिग्री की लाइन बनाता है आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व। सो स्टिकी प्राइस मॉडल यानी कि वो न्यू केन्जियन सिस्टम की बात कर रहा है। केन्जियन सिस्टम में जो हमारी प्राइजेस है वो स्टिकी यानी के कांस्टेंट रहते हैं, जिसके पीछे के कारण हमने सारे पढ़े हुए हैं, मेन्यू कॉस्ट, है ना, एक्सेट्रा। सो उस केस में जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग शॉर्ट रन होता है इस तरह से। मैं आपको बुक का पेज नंबर बता देती हूँ, आई विल टेल यू, आप ज़्यादा डिटेल के लिए वहाँ से रीड आउट भी कर सकते हैं। पेज नंबर 82, पेज नंबर देखिए 82 पेज नंबर है, अपडेटेड एडिशन का डायग्राम बनी हुई है। और इसके बाद एग्रीगेट डिमांड की भी देखिए डायग्राम बनी हुई है इस तरह से, और इसमें हमने पढ़ा हुआ है, ये एग्रीगेट डिमांड की डायग्राम है ना। और इस पॉइंट पर यहाँ पे ये कट करते हैं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, बट वो कहता है फुल एम्प्लॉयमेंट वाला जो पॉइंट है ना इससे आगे आता है, फुल एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट इससे आगे आता है यहाँ पे। तो जब हम ये चीज़ समझते हैं तो हम एक और कंसेप्ट समझते हैं
इक्विलिब्रियम जो है डिमांड एंड सप्लाई में वो पहले आ रहा है, बट फुल एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट उसके आगे जाके यहाँ पे आ रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं केन्जियन सिस्टम में डेफिशिएंसी इन डिमांड। क्योंकि आप सबने पढ़ा है कि क्लासिकल में तो फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, क्लासिकल में तो डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होती है फुल एम्प्लॉयमेंट वाले लेवल पर, बट केन्जियन में इक्वल नहीं होती। केन्स में अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्यों होती है केन्स में? क्योंकि केन्स में डिमांड की डेफिशिएंसी होती है, डिमांड की डेफिशिएंसी होती है, लोग डिमांड कम कर रहे हैं। सो डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे आके कट कर रहे हैं, बट फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल इससे आगे है, यानी कि ये चीज बता रही है देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड। ठीक है, that is also depict the situation of underemployment, कि लोग काम करना चाह रहे हैं बट उनको नौकरियां नहीं मिल रही बिकॉज देयर इज डेफिशिएंसी इन डिमांड। यू कैन से सप्लाई इज मोर देन डिमांड। ठीक है, ये चीज है। आगे देखिए, इफ द डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेस देन, आरती मिश्रा जी जो मेरी मैराथन वीडियो है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स की, वो पूरी वीडियो नहीं है, मतलब वो आपको यूट्यूब पर पूरा नहीं है, बीच में उसने काट काट कर अपलोड किया हुआ है। इट विल बी बेटर अगर आप प्लेलिस्ट में जाके पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स इस चैनल से कर ले तो वो आपको ज्यादा बेटर है। ठीक है, देखिए लेट्स सी, ये क्वेश्चन आपको क्लासिकल सिस्टम से आया है, इसकी डायग्राम भी मेरी बुक में दी गई है। सो दिस इज सप्लाई फॉर लेबर एंड दिस इज डिमांड फॉर लेबर। जहाँ पे ये कट करते हैं, जहाँ वहाँ पे हमारा वेज रेट डिटरमाइन होता है, नीचे हम लिखते हैं एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो डिमांड फॉर लेबर इज डिमांड फॉर लेबर एंड वेजेस में रिलेशनशिप नेगेटिव है, सप्लाई फॉर लेबर एंड वेज रेट में रिलेशनशिप पॉजिटिव है। वो कहता है अगर लेबर का डिमांड बढ़ेगा, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा, मेरा डिमांड फॉर लेबर वाला कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होने से सप्लाई कर्व के यहाँ पे कट करेगा। यू कैन क्लियरली सी कि इससे वेजेस भी बढ़ रही हैं और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ रहा है पहले से, है ना। सो दैट मीन्स वेज विल आल्सो राइज एंड अमाउंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड विल आल्सो राइज। सो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आपके सही आ गए। आगे देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्टिंग्विशेस बिटवीन रियल इकोनॉमी एंड, it is B, yes, real economy and monetary economy। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इसको हम बोलते हैं क्लासिकल डिकोटमी, यहाँ पे नहीं है, चलो मैं आपको समझा देती हूँ। ये क्लासिकल डिकोटमी से आपको 2021 में भी क्वेश्चन आया, 22 में भी आया, 23 में भी आया, लगातार एनटीए वाले क्वेश्चन पूछ ही जा रहे हैं इससे। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लासिकल डिकोटमी। इस पर शॉर्ट भी मैंने बनाया है, हर जगह आपको मैंने ये कंसेप्ट समझाया है अच्छी तरह से। तो रियल सेक्टर इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द मॉनिटरी सेक्टर। अगर मॉनिटरी वेरिएबल्स में कोई चेंज आता है तो उसका इम्पैक्ट रियल वेरिएबल्स पर नहीं पड़ता। अब यहाँ पे आपको इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है, और अब जिस ऑर्डर में आप ये थ्योरीज पढ़ते हो ना उसके अकॉर्डिंगली इसको क्रोनोलॉजी में लगाने का कोशिश करिए। अच्छा, आप सबको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है, वो ये चीज़ कि 2-3 बुक्स जो है वो इन प्रोसेस चल रही हैं आपकी। एज यू नाउ कि पेपर 1 हिंदी मीडियम की बुक आपकी आ चुकी है ऑलरेडी, और उसका लिंक भी मैंने सब जगह डाल दिया हुआ है, पूरी डिटेल्ड बुक। और इसके अलावा आपका
एक PYQs इकोनॉमिक्स की बुक भी इन प्रोसेस है, पेपर 1 इंग्लिश मीडियम की समराइज नोट्स वाली बुक भी इन प्रोसेस है, एंड पेपर 2 इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम की तो बहुत टाइम से इन प्रोसेस है। आप लोग भी बोलोगे उसका तो मैम लारा ही लगाती रहती है ना, हिंदी मीडियम इकोनॉमिक्स बहुत डिमांड आती है अब सबसे उस बुक की। सो ये तीनों इन प्रोसेस हैं। बाकी आपका कल एक क्लास लेने वाली हूँ लॉजिकल रीजनिंग का, कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग। वैसे मुझे थोड़ा कोल्ड हुआ है, मे बी कल तक ठीक हो जाए तो वो क्लास में कोई भी इंटरप्शन ना आए। लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट हम उसमें करेंगे, 11 बजे है सुबह क्लास, वो मतलब 1 घंटे की क्लास होगी, बट उस 1 घंटे में मैं आपके पेपर 1 लॉजिकल रीजनिंग के मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। जितने भी मतलब कंसेप्ट्स है ना कंफ्यूजिंग, मोस्टली फैलेसिस क्या है, मूड्स एंड फिगर्स क्या है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, इंडियन लॉजिक भी यहाँ तक के, इन सब चीज़ों को हम 1 घंटे की क्लास में एक शॉर्ट फॉर्म में समराइज वे में समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सब लोग उस क्लास का कल हिस्सा ज़रूर बनिएगा, अपना पेन पेपर लेकर वो क्लास ज़रूर लगेगा। बिकॉज एज यू नाउ मैं पेपर 1 की क्लास ज़्यादा नहीं लेती, बट अगर मैं लेती हूँ तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहती है, तो इसलिए मस्ट अटेंड दिस क्लास। चलो, अब इसका सही जवाब सेकंड है। तो सबसे पहले जब हम डिमांड फॉर मनी की थ्योरीज पढ़ते हैं, सबसे पहली थ्योरी हम इसमें पढ़ते हैं क्लासिकल की थ्योरी। क्लासिकल की थ्योरी को जिसको हम फिशर की थ्योरी भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं कैम्ब्रिज की। तो कैम्ब्रिज में हम मार्शल की पढ़ते हैं, पिगू की पढ़ते हैं, और फ्रीडमैन, मार्शल पिगू की पढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे आते हैं केन्स की थ्योरी पर। ऐसे होता है क्रोनोलॉजी। सो सबसे पहले फिर आपका फिशर आएगा, इसके बाद कैम्ब्रिज में मार्शल आएगा, हाँ इसके बाद अगले आगे क्या आएगा तीसरे नंबर पे केन्स, और केन्स के बाद पेटिंकन और फ्रीडमैन। अब आपको इसमें कंफ्यूजन होगी कि पहले पेटिंकन लिखूं कि पहले फ्रीडमैन लिखूं, है ना, कि पहले पेटिंकन लिखूं कि पहले फ्रीडमैन लिखूं, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी। अब उसका ये हल है, यू कैन यूज एलिमिनेशन मेथड। देखिए अब अच्छा ये देखिए, तो इतना इजी है कि अगर आपको सिर्फ पहले क्लासिकल का ही पता है तब भी आप सही जवाब दे पा रहे हैं। इफ यू ओनली नाउ कि क्लासिकल फिशर्स पहले नंबर पे आएगा, उसी से सही जवाब निकल रहा, और कुछ तो करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो दैट्स इट। ओके, दैट्स सी दैट क्वेश्चन। नहीं, PYQs बेस्ड नहीं है कल की क्लास, पूरा थ्योरी बेस्ड होगी, ठीक है, थ्योरी बेस्ड क्लास होगी। राइसिंग रेशियो ऑफ इंटरेस्ट टू GNP, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट टू GNP या नेशनल इनकम की अगर रेशियो बढ़ती है, दैट मीन्स हमारी इनकम का ज्यादा प्रपोर्शन जो है वो एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट सरकार के पास जा रहा है। यही मतलब है इसका, है ना। तो ये एक बर्डन का काम है, बिल्कुल बर्डन का काम है भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होना तो बर्डन का काम ही होगा ना, बिकॉज अब गवर्नमेंट क्या करेगी, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए टैक्सेस ज़्यादा लगाएगी। टैक्सेस ज़्यादा लगाएगी, लोगों से जो टैक्सेस से एज ए गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है उससे इंटरेस्ट रेट पे करेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बर्डन क्रिएट हो रहा है इकॉनमी में, पब्लिक पर, गवर्नमेंट पर भी हो रहा है क्रिएट। सो राइसिंग रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स टू GNP इम्पोजेज ए बर्डन बिकॉज टैक्सेशन इज नीडेड टू फाइनेंस द इंटरेस्ट पेमेंट एंड, ठीक है ना, मतलब समझ आ गई ना बात। डेड वेट लॉस यानी कि लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस, ऑब्वियसली सी बात है, टैक्सेशन लग रहा है, चीजें महंगी हो रही हैं, कंज्यूमर्स का यहाँ पे लॉस हो रहा है। राइसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट इन द बजट टेंड्स टू क्राउड आउट अदर पब्लिक प्रोग्राम्स। वो कहता है राइसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट इन द, देखिए ये चीज आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना यानी कि इन्वेस्टमेंट का कम होना। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है
टेंड्स टू क्राउड आउट, क्राउड आउट का मतलब भगाना, क्राउडिंग आउट इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, क्राउड आउट अदर पब्लिक प्रोग्राम्स, दूसरे पब्लिक प्रोग्राम जो हैं उससे क्राउड आउट होंगे, यानी कि दूसरे पब्लिक प्रोग्राम्स पर इन्वेस्टमेंट कम होगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का बढ़ना बेसिकली इन्वेस्टमेंट को कम ही करता है, ठीक है। सो दूसरे पब्लिक प्रोग्राम्स पर इन्वेस्टमेंट इससे कम होगी। बाकी मैंने आपको फिस्कल पॉलिसी में क्राउडिंग इन इफेक्ट, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ये दो कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। सो यहाँ पे आपके दोनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ट्रू है। हाँ, आईसीटी वाली प्लेलिस्ट में काफी तकरीबन सारा आईसीटी करवाया हुआ है, अगर आप उसको देख जाते हैं तो आईसीटी के काफी क्वेश्चंस आपके ठीक हो जाएंगे। नहीं अनिशा जी, लर्निंग बाय डूइंग, देखिए एरो ने क्या दिया है, एरो ने लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट दिया, लर्निंग कर्व एरो ने दिया, क्या ये लिखा हुआ है बुक पे? नहीं, लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट एरो ने दिया, दिस इज द ट्रू, ठीक है। मतलब लर्निंग बाय डूइंग मतलब कर करके सीखना, चीजों को बाय एक्सपीरियंस सीख जाना, वो चीजों को कि कैसे करनी है और कॉस्ट को कैसे कम रखना है, हमको कॉस्ट को बढ़ने से कैसे रोकना है। एरो हैज propounded द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। चलो मैं इसी के साथ खत्म करने लगी हूँ ये सेशन, क्योंकि अभी इसके बाद आपकी स्पेशल क्लास है यूट्यूब SC2YT है वो क्लास, ठीक है, तो उसमें मिलते हैं। ओके, अच्छा लगा, लाइक शेयर करिएगा, थैंक यू। हेलो एवरीवन, जी हाँ, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? होप यू आर ऑल फाइन। सो फटाफट से मुझे एक बार थम्स अप देके बताइए कि ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है, सुन पा रहे हैं मुझे, इज एवरीथिंग फाइन? यस। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने ख़त्म किया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2021 से 2023 के PYQs ख़त्म किए हैं, और आज के इस सेशन में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स के 2021 टू 2023 के PYQs करेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सो फटाफट से थम्स अप दे के बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, सुन पा रहे हैं मुझे। चलो ठीक है। सो देखिए, अगले महीने से इंडियन इकोनॉमी का कोर्स शुरू हो रहा है आपका प्लस पे। सो आप में से कोई भी मेरे साथ जुड़कर पूरा इंडियन इकोनॉमी करना चाहता है करंट अफेयर्स के साथ साथ, तो सिमरटेन कोड लगा के अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2021 जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूछा गया। वॉइस इज नॉट क्वेश्चन ऑफ 2021 जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूछा गया। नहीं, वॉइस तो बिल्कुल क्लियर है मेरी। वॉइस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2021 जो बिल्कुल क्लियर है वॉइस में कोई इशू नहीं है। अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो अपनी साइड से चेक करिए। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कमर्शियल बैंक? इनमें से कौन सा कमर्शियल बैंक नहीं है? अगर किसी को वॉइस में या वीडियो की क्वालिटी में कोई भी इशू आ रहा है तो प्लीज़ अपने जो स्क्रीन पे जहाँ पर भी आप वीडियो को देख रहे हैं ना, वहाँ पे सेटिंग्स का एक 3 डॉट्स का ऑप्शन होता है, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, इंक्रीज कर लीजिए, HD क्वालिटी कर लीजिए वीडियो की, तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। ए आ रहा है आंसर, हाँ ए आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। हाउ हाउ ए इज करेक्ट आंसर। उसने कहा है इनमें से कौन सा कमर्शियल बैंक नहीं है, ठीक है। देखिए, जो बेसिकली कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मेकिंग से जुड़े होते हैं, वो अपने प्रॉफिट्स कमाने की इच्छा रखते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मेकिंग से जुड़े होते हैं, प्रॉफिट्स कमाने की इच्छा रखते हैं, ठीक है, प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। बट जो हमारे RRBs हैं या जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं या जो हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, ठीक है, ये कमर्शियल बैंक्स की कैटेगरी में ही आते हैं, कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट ये निकालते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं। तो बट जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ना, ये बेसिकली कोऑपरेशन के लिए बने होते हैं,
इनमें अगर आपको कोऑपरेटिव बैंक से लोन वगैरह भी काफ़ी सस्ते पर मिल जाता है। सो कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं ये प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होते, प्रॉफिट से इनका बिजनेस नहीं जुड़ा होता। सो इसीलिए ये कमर्शियल बैंक्स की कैटेगरी में नहीं आते। बाकी आपके प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक बैंक्स या रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबीज, ये कमर्शियल बैंक्स की कैटेगरी में ही आते। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिड्यूस द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ ए कमर्शियल बैंक। इनमें से कौन सी चीज है जो कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को कम करेगी? जी हाँ, बताइए। डी आंसर आ रहा है मेरे पास इसका भी। हाँ, क्रेडिट क्रिएशन, दैट इज डी। कैसे? अब वो कह रहा है कि क्रेडिट क्रिएशन को रिडक्शन की बात कर रहा है ना, कि इनमें से कौन सी चीज है जो क्रेडिट क्रिएशन को कम करती है, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्रेडिट क्रिएशन को कम करता है? टाइम एंड डिमांड। क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है? क्रेडिट क्रिएशन का मतलब है जो कमर्शियल बैंक्स है वो लोगों को लोन देते हैं और उन्हीं लोन्स पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके वो अपना प्रॉफिट बनाते हैं, क्रेडिट क्रिएट करते हैं। क्रेडिट कैसे क्रिएट करते हैं? लोगों को लोन्स देते हैं और लोन्स पर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं और इंटरेस्ट रेट से वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं, है ना। तो टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट्स, यानी कि उनके पास जितने ज्यादा लोगों के डिपॉजिट्स होंगे तो उतने ज्यादा वो लोन दे सकेंगे, है ना। बैंक्स में जितने ज्यादा डिपॉजिट्स होंगे उतने ज्यादा वो लोन दे सकेंगे। हमने एफडी जितनी ज्यादा करवाई है बैंक में, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में, जितना ज्यादा पैसा करंट अकाउंट पे तो हालांकि इतना इंटरेस्ट मिलता नहीं है, सेविंग अकाउंट पे हो गया या फिक्स्ड एफडीज हो गई, है ना। तो इनसे ये वाली जो डिपॉजिट्स हम बैंक्स में करवाते हैं इसका बैंक्स लोन देते हैं दूसरे लोगों को, लोन्स दे के कमाते हैं इंटरेस्ट रेट, ऐसे ही क्रेडिट क्रिएट करते हैं, है ना। जितने ज्यादा लोन्स देंगे क्रेडिट उतना ज्यादा क्रिएट होगा। तो ठीक है, यानी कि ये दोनों जो है ये क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, ए एंड बी। ठीक है, तो जिसमें ए एंड बी है मैंने उसको काट दिया, जिसमें ए एंड बी है मैंने उसको काट दिया, तो यहाँ से आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ जाना है। सिर्फ दो ऑप्शन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना सिर्फ दो ऑप्शन पढ़ के आंसर निकल आता है। ज्यादा सरखपाई मत करिएगा एग्जाम में, ज्यादा सारे ऑप्शंस पढ़ने के चक्कर में मत पढ़िएगा, अगर दो ऑप्शंस पढ़ के आंसर आ रहा है तो। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, अगर आपका दो ऑप्शन से सही आंसर निकल आया तो ठीक है, बट समझाने के लिए बाकी भी समझा देती हूँ आपको। डिपॉजिट्स विद द सेंट्रल बैंक, दैट मींस यहाँ पर वो सीआरआर की बात कर रहा है। सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो, अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक को जमा करवाना पड़ता है ना, जिसका वो लोगों को लोन नहीं दे सकते। तो जितना ज्यादा उनको सेंट्रल बैंक को जमा करवाना पड़ेगा, जितना ज्यादा सीआरआर होगा, जितना ज्यादा डिपॉजिट्स उनको सेंट्रल बैंक को देने पड़ेंगे, उतना ही कम लोन कमर्शियल बैंक दे सकेंगे। जितना कम लोन दे सकेंगे उतना कम क्रेडिट क्रिएट होगा। ठीक है, हाँ पूजा दलाल जी, वो बुक आएगी इस मंथ के एंड तक आएगी वो बुक। ठीक है, सो ये आपका क्रेडिट क्रिएट को कम करेगा। देन कैश इन हैंड, पेपर 1 की बुक इंग्लिश मीडियम में नोट्स की फॉर्म में आपकी इस महीने के एंड में आएगी। पेपर 1 हिंदी मीडियम की बुक ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, सो कैश इन हैंड, जितना ज्यादा हम लोग अपने पैसे को अपने हाथों में रखेंगे, बैंकों में जमा नहीं करवाएंगे तो बैंक बेचारे लोन कहाँ से देंगे? बैंक लोन तभी देते हैं अगर हम उनको डिपॉजिट करवाते हैं। तो कैश इन हैंड भी क्रेडिट क्रिएशन को कम करता है, तो सी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द सुपर मल्टीप्लायर कंसेप्ट। सो बताइए, दिस इज अ इजी क्वेश्चन। हाँ, सो वेरी इजी क्वेश्चन, इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। तो जब मैं बात करती हूँ डेल्टा वाई लीड्स टू, एक मिनट, डेल्टा आई लीड्स टू डेल्टा वाई लीड्स टू डेल्टा आई। देखिए
मल्टीप्लायर का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लायर, इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई, यानी कि इन्वेस्टमेंट से बढ़ने से इनकम बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट आया और इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट आने से मेरी इनकम में इंक्रीमेंट आया, दैट इज अ मल्टीप्लायर, है ना। एक्सेलरेटर क्या होता है, इससे उल्टा, डेल्टा आई ओवर डेल्टा वाई, यानी कि इनकम बढ़ने से मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, ठीक है, इनकम बढ़ने से मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, सो दैट ऑपरेशन इज एक्सेलरेटर। तो जब मैं इन दोनों ऑपरेशंस को इकट्ठा कर दूं तो वो बन जाएगा मेरा सुपर मल्टीप्लायर। सो व्हाट इज अ सुपर मल्टीप्लायर, इट इज डेल्टा आई लीड्स टू चेंज इन डेल्टा वाई लीड्स टू चेंज इन डेल्टा आई। बट यहाँ पे फर्क ये है कि ये वाली इन्वेस्टमेंट जो है आपकी, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट्स पर, जो इनकम पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, इनकम के बिना इसमें चेंज आ रहा है, बट इनकम में चेंज आने से जिसमें चेंज आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट आपकी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो एक्सेलरेटर के प्रिंसिपल में इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट है और मल्टीप्लायर के प्रिंसिपल में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट है, फाइन। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, Which of the following measures would result in an increase in money supply in the economy? इनमें से कौन से measures हैं जिससे मनी सप्लाई इंक्रीज होगी इकोनॉमी में, बताइए। I will read the options for you. Purchase of government securities from the public, deposit of currency in commercial banks by the public, borrowing by the government from the central bank, sale of government securities to the public by the central bank, then minting of more money by the central bank for circulation. हाँ, जिसको वीडियो में ऐसा कोई चक्कर है ना, वो करंट वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए जाकर, 144p पर होगी, बट आपको वो बढ़ानी पड़ेगी, उसका 480 या 720 पर करेंगे ना आप, फिर आपको क्लियर दिखेगा। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बी फॉर दिस ऑप्शन। इसका आंसर जो है बी है। कैसे है, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय, अब ध्यान से समझिए बात को, वो कहता है जिससे मनी सप्लाई बढ़ेगी। अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते हो फ्रॉम द पब्लिक, मतलब सेंट्रल बैंक जो है वो पब्लिक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है, तो बदले में सिक्योरिटीज खरीद के पब्लिक के पास, पब्लिक के हाथ में पैसे आएंगे। जब पब्लिक के हाथ में पैसे आएंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, है ना। देन डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक्स बाय द पब्लिक, अगर पब्लिक अपने ज्यादा से ज्यादा पैसे कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट करवाएंगे तो इससे तो मनी सप्लाई कम होगी ना, लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, यानी कि ए सही है। और जैसे मैंने कहा, दो ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, तो पहले वाला जो ए ऑप्शन है इससे मनी सप्लाई बढ़ेगी, यानी कि ये तो 100% आना ही चाहिए, है ना। तो जिसमें ए नहीं है मैंने वो ऑप्शंस कर देने हैं एलिमिनेट। फिर बी क्या है, बी हमने पढ़ा डिपॉजिट ऑफ करेंसी इनको, मतलब जो पब्लिक है वो करेंसी को कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट करवा रही है, तो इससे तो लोगों के हाथ में पैसे कम होंगे, तो इससे मनी सप्लाई कम होगी, यानी कि बी आपका आ ही नहीं सकता। तो जिसमें बी है मैंने उसको भी एलिमिनेट कर दिया, तो सेकंड सही आ गया। तो मैंने क्या कहा, सिर्फ दो ऑप्शन से क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करो, अब अगले ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी आपको, यू कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बट मैं यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको सारे समझाऊंगी, ठीक है, सारे समझाऊंगी। थर्ड वाला है बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। हाँ, थर्ड वाला है बोरोइंग, अभी ठीक है, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल बैंक से बोरो करती है। अगर गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से बोरो करेगी ना, तो इससे गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाएगी, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, गवर्नमेंट अपना जितना ज्यादा खर्चा बढ़ाएगी, एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, सोसाइटी पर खर्च करेगी, लोगों पे खर्च करेगी, तो इससे लोगों को सहूलतें ज्यादा मिलेंगी और मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, इससे फेलोशिप्स मिलेंगी आपको, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस अलाउंसेस मिलेंगी, ग्रांट्स मिलेंगी, है ना, अगर गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करेगी तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी। तो सी ऑप्शन भी मनी सप्लाई बढ़ा रहा है, ठीक है।
देन उसके बाद है सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जब सेल करती है, बेचती है, तो बेचने से क्या होगा, पैसा जो है पब्लिक से सेंट्रल बैंक के पास आएगा और लोगों के हाथ में पैसे के बदले में आएंगी सिक्योरिटीज। जैसे मान लो ट्रेजरी बिल्स, अब इसकी एक सरल सी एग्जांपल देती हूँ, ट्रेजरी बिल्स। अब जैसे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ट्रेजरी बिल्स पर सेपरेट, यू कैन वॉच दैट वीडियो। उसमें क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट ने ना ट्रेजरी बिल्स जो है उनको लॉन्च किया कि ट्रेजरी बिल्स कोई भी पब्लिक में खरीद सकता है। तो कोई भी पब्लिक का बंदा अगर वो ट्रेजरी बिल्स खरीदता है, ठीक है, जैसे वो ट्रेजरी बिल की वैल्यू 100 रुपीज है और गवर्नमेंट उसको 95 में बेच रही है, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो अब वो पर्टिकुलर बंदा जो है वो 95 पे उस ट्रेजरी बिल को खरीद लेता है, तो पैसा जाएगा गवर्नमेंट के पास और ट्रेजरी बिल आएगा उस पर्टिकुलर बंदे के पास। तो उस पर्टिकुलर बंदे के पास तो पैसा कम हुआ ना, मनी सप्लाई कम हुई जब सेंट्रल बैंक ने या गवर्नमेंट ने ट्रेजरी बिल को बेचा तो पैसा उस बंदे के हाथ से गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। जब आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हो तो पैसा दूसरे को देते हो, यानी कि है ना, पैसा दूसरे को देते हो। ऐसे ही गवर्नमेंट अगर परचेज कर रही है, खरीद रही है, तो वो पब्लिक को पैसा दे रही है, यानी पब्लिक के हाथ में पैसा बढ़ रहा है, मनी सप्लाई बढ़ रही है। इसी तरह अगर गवर्नमेंट कुछ बेच रही है, अगर आप कुछ बेचने जाते हो तो पैसा आपके हाथ में आता है ना। अगर गवर्नमेंट बेचने जा रही है तो पैसा गवर्नमेंट के हाथ में आ रहा है, यानी कि पब्लिक में मनी सप्लाई, लोगों में मनी सप्लाई कम हो रही है, ठीक है। तो बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक से मनी सप्लाई कम होगी, तो सी नहीं आएगा। सॉरी, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी से मनी सप्लाई कम होगी और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी से मनी सप्लाई बढ़ेगी। मिंटिंग ऑफ मोर मनी, यानी कि सेंट्रल बैंक अगर ज्यादा पैसा छापता है, महंगाई बढ़ती है इससे, है ना, क्योंकि हम डिमांड ज्यादा करते हैं, सो मनी सप्लाई बढ़ती है इससे, मोर मनी से। तो आपका यहाँ पे ए, सी एंड ई आंसर जो है, दैट इज परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट जिससे पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और नए नोट छापना। इन तीनों से जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, what type of relationship the Phillips curve postulates between the rate of unemployment and the rate of increase in money wages? जी हाँ, सो इसमें क्या रिलेशनशिप है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मनी वेजेस। ये आपको फिलिप्स कर्व का ये रिलेशनशिप है, दैट इज इनवर्स। और इनवर्स के साथ क्या प्रोपोर्शनल होगा, वो नहीं। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, प्रोपोर्शनल का मतलब कि दोनों में सेम चेंज आ रहा है, दिस इज प्रोपोर्शनल। मैंने यहाँ पे लिख ली वेजेस और यहाँ पे लिख लिया मैंने अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो जैसे जैसे जो वेजेस है, यानी कि जो आपका इन्फ्लेशन है, यू कैन से प्राइजेस हैं, जैसे जैसे वो कम हो रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है ना। तो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि सेम चेंज आ रहा है, जितना चेंज इसमें इतना चेंज। बट फिलिप्स कर्व क्या प्रोपोर्शनल चेंज बताता है, नहीं तो फिलिप्स कर्व तो मेरा ऐसे बनता है ना, कन्वेक्स सी शेप में, ये तो प्रोपोर्शनल चेंज बताता ही नहीं है। तो यहाँ पे होना चाहिए कि जो रिलेशनशिप फिलिप्स कर्व बताता है वो इनवर्स है, और इनवर्स के साथ वो नॉन प्रोपोर्शनल है, नॉन प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सही, क्योंकि नॉन प्रोपोर्शनल तो दिया नहीं हुआ, फिर सिर्फ इनवर्स ही आपका सही जवाब होगा। आगे देखिए, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी वाज रिकमेंडेड बाय, जी हाँ,
सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज नरसिम्हा कमेटी। नरसिम्हा कमेटी 2 आई थी, पहली और सेकंड। चलो आप लोग मुझे बताएंगे कि नरसिम्हा कमेटी पहली किस ईयर में आई थी और नरसिम्हा कमेटी सेकंड किस ईयर में आई थी। एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस कैन टेल मी कि सेकंड नरसिम्हा कमेटी का ईयर कौन सा है। सेकंड रिपोर्ट इसकी बताइए, कोई नहीं बता रहा। नहीं, 1991 में तो फर्स्ट आई थी ना, सेकंड पूछ रही हूँ मैं। आई एम आस्किंग, पहली नरसिम्हा कमेटी जो है वो 1991 में आई थी। सो आई एम आस्किंग नरसिम्हा कमेटी सेकंड 1998 में थी वो। ठीक है, 1998 में। तो उसी में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है, जिसमें हम रिपो रेट एंड रिवर्स रिपो रेट पढ़ते हैं। रिपो रेट एंड रिवर्स रिपो रेट का कंसेप्ट पढ़ते हैं हम इसमें लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में। रिपो रेट रिवर्स रिपो रेट आपको बड़े अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, पॉलिसी रेट्स पर मेरी अलग क्लास है, यू कैन वॉच। सो लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए जो फैसिलिटी दी गई है आरबीआई के द्वारा, उसमें रिपो रेट एंड रिवर्स रिपो रेट आता है। आगे देखिए, बैंक रेट के बारे में क्या, ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था तो आई विल एलिमिनेट दैट क्वेश्चन, एग्जाम में ड्रॉप हुआ था। आगे देखिए, इंप्रूवमेंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में बी अफेक्टेड थ्रू, कहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट में इंप्रूवमेंट जो है वो किसके थ्रू इफेक्टेड होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का क्या मतलब है कि डेफिसिट क्या मतलब है कि जो मेरी डेबिट साइड की आइटम्स है उनका बढ़ जाना क्रेडिट साइड की आइटम्स से, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि मेरे इंपोर्ट्स, कंट्री के इंपोर्ट्स बढ़ गए एक्सपोर्ट्स के कंपैरिजन, है ना। दिस इज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में इंप्रूवमेंट के लिए को क्या हो सकता है कि अगर मैं अब इंपोर्ट्स को कम करूं और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाऊं तब ठीक हो सकता है डेफिसिट, है ना। तो यानी कि इंपोर्ट्स कंट्रोल ठीक है, इंपोर्ट्स कंट्रोल ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट्स का जितना ज्यादा हो सके अगर प्रमोशन किया जाए, है ना। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, देखिए अगर फॉरेन एक्सचेंज पर कंट्रोल होगा ना तो इससे इंपोर्ट्स कम होंगे। अब हम लोग दूसरे देशों से इंपोर्ट्स कैसे कर सकते हैं, क्या हम अपनी करेंसी से दूसरे देशों से इंपोर्ट्स कर सकते हैं, नहीं ना, हम फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू दूसरे देशों से इंपोर्ट कर सकते हैं ना। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज पे कंट्रोल लग जाएगा तो इंपोर्ट्स पर भी कंट्रोल लग जाएगा, ठीक है। तो इससे इंपोर्ट्स पे कंट्रोल लगेगा और बीओपी डेफिसिट ठीक होगा। डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन आप सबको रटा हुआ है, डीवैल्यूएशन इज अ इंस्ट्रूमेंट टू करेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, क्योंकि हमेशा डीवैल्यूएशन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाता है और इंपोर्ट्स को कम करता है। बिकॉज जब करेंसी की वैल्यू कम होती है, जब इंडियन करेंसी की वैल्यू कम होती है तो हमारे लिए एक्सपोर्ट्स सस्ते होते हैं। अगर दूसरे देश हमारे से खरीदे तो उनको सस्ता पड़ता है, बट इंपोर्ट्स महंगे होते हैं। अगर हम दूसरे देशों से खरीदे तो वो महंगा पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अगर $1 70 रुपीज में था और अब $1 80 रुपीज का हो गया, दिस इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन। तो रुपीज देखिए, प्राइजेस का बढ़ना डीवैल्यूएशन, यानी कि यहाँ पे प्राइजेस बढ़े, प्राइजेस का बढ़ना यानी कि करेंसी की वैल्यू का कम होना, प्राइस का बढ़ना यानी कि करेंसी की वैल्यू का कम होना यानी कि डीवैल्यूएशन। फाइन, चलो अगला देखिए। तो इसलिए इसका जो सही जवाब है दैट इज सी, यानी कि चारों के चारों इसमें सही हैं। चलो, the independence of real variables from the changes in money supply and nominal variables is called. Yes, it is called classical dichotomy. Classical dichotomy का क्या मतलब है कि real variables and monetary variables, there are two sector in economy, the real sector and monetary sector.
तो अगर मॉनिटरी वेरिएबल्स में कोई फर्क पड़ता है, कोई चेंज आता है, तो उससे रियल वेरिएबल्स पे कोई चेंज नहीं आता, यानी कि रियल वेरिएबल्स आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मॉनिटरी वेरिएबल्स एंड नंबर ऑफ टाइम्स। इस पर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया हुआ है, आप सर्च करके देखिएगा, ठीक है। केन्जियन डिकोटमी नाम का कोई भी टर्म नहीं है। मनी इल्यूजन का मतलब पैसे का भ्रम, क्लासिकल्स ने इस कंसेप्ट को भी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसमें क्या है कि जो वर्कर्स है वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि प्राइसेस के बढ़ने से उनका परचेजिंग पावर जो है वो कम हो रहा है ना, तो वो ये चीज़ रियलाइज नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए जो वर्कर्स हैं उनकी इनकम 10,000 थी, अब इन्फ्लेशन जो है वो 4% दर से बढ़ा, ठीक है, 4% दर से बढ़ा, बट जो वर्कर्स हैं उनकी इनकम 3% से बढ़ी, 3% से बढ़ी। अब वर्कर्स की इनकम 3% बढ़ गई, वो तो इसी में बड़े खुश है, बड़े वाह हमारी इनकम 3% बढ़ गई, बट वो ये चीज़ रियलाइज नहीं कर पा रहे कि चाहे उनकी इनकम बढ़ी है बट इन्फ्लेशन इससे भी ज़्यादा बढ़ा है, तो अब उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई है, ठीक है। दिस इज मनी इल्यूजन, पैसे का भ्रम। उनकी परचेजिंग पावर असल में कम हो गई है, क्योंकि जितना इन्फ्लेशन बढ़ा है, जितने प्राइसेस बढ़े हैं, उतनी उनकी इनकम नहीं बढ़ी। सो देयर रियल इनकम इन एक्चुअल टर्म्स डिक्रीज्ड, असल में उनकी रियल इनकम पहले से कम हो गई है। समझ गए ना बात, क्योंकि दे कैन परचेज लेस इन टर्म्स ऑफ गुड्स, दैट इज अ मनी इल्यूजन कंसेप्ट, ठीक है। सो मनी मल्टीप्लायर, ये कंसेप्ट में आपको मनी एंड बैंकिंग के मैराथन सेशंस में एंड मनी मल्टीप्लायर का एक अलग से वीडियो भी है मेरा, यू कैन वॉच दैट। इसका एक फार्मूला होता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, तो वो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देख के सारा समझ लेना मनी मल्टीप्लाई क्या। चलो, सो अगला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रैशनल एक्सपेक्टेशंस मॉडल। आज प्लस क्लास नहीं है, मंडे ट्यूसडे को प्लस की छुट्टी होती है। वैसे सभी एजुकेटर्स सैटरडे संडे ऑफ करते हैं प्लस क्लास, बट मैं मंडे ट्यूसडे करती हूँ, सैटरडे संडे होता है आपका, ठीक है। चलो देखिए, रैशनल एक्सपेक्टेशन, यस सी इज ए करेक्ट आंसर। मॉनेटरी पॉलिसी कैन नॉट अफेक्ट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। सो रैशनल एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या है कि जब रैशनल एक्सपेक्टेशन, लोग एकदम पॉलिसी को सही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। जब गवर्नमेंट पहले ही पॉलिसी को प्रिडिक्ट कर लेंगे तो वो पॉलिसी इफेक्टिव नहीं हो सकती, है ना। सो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इस पर मेरी अलग से वीडियो है, उस वीडियो का नाम होगा न्यू क्लासिकल एंड न्यू केन्जियन, प्लीज वो वीडियो जरूर देखिएगा। सो अनएंटिसिपेटेड चेंजेस विल नॉट इफेक्ट रियल वेरिएबल्स इन द शॉर्ट रन। अनएंटिसिपेटेड का मतलब कि लोगों ने एक्सपेक्ट किया ही नहीं, लोगों ने एंटिसिपेट किया ही नहीं। देखिए ध्यान से एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए, जब लोग एंटिसिपेट कर लेते हैं ना, जब लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं चीजों को, तो उस पॉलिसी का, उन चेंजेस का इकोनॉमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नो इफेक्ट। जब लोग एंटिसिपेट नहीं करते चीज़ों को, प्रिडिक्ट नहीं करते चीज़ों को, एक्सपेक्ट नहीं करते, तब उस चीज़ का, उस पॉलिसी का इकोनॉमी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब रैशनल एक्सपेक्टेशंस कहते हैं कि लोग एंटिसिपेट कर लेते हैं पॉलिसी को, जब एंटिसिपेशन कर लेते हैं तो उससे आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला बिल्कुल ठीक हो गया। अब जिसमें ये नहीं है मैंने उसको क्या काट दिया, ये वाला मैंने काट दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखे अनएंटिसिपेटेड चेंजेस, मतलब अगर हम एंटिसिपेशन नहीं करते तो मैंने क्या कहा, उससे इफेक्ट पड़ता है, पर यहाँ पे उसने उल्टा लिखा है, विल नॉट अफेक्ट, तो बी को मैंने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। तो बस दो ऑप्शंस पढ़ के मेरा सही जवाब सामने आ गया। यू डोंट नीड टू रीड ऑल द ऑप्शंस, ठीक है। मार्केट्स में इक्विलिब्रियम है, बिकॉज एज यू नो कि रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी जो है न्यू क्लासिकल्स की थ्योरी है, न्यू क्लासिकल्स की। तो न्यू क्लासिकल्स ने अक्सर ही कहा है कि मार्केट क्लियरिंग यानी कि डिमांड एंड सप्लाई हमेशा इक्वल रहते हैं मार्केट में और इक्विलिब्रियम रहता है ना। देन डी ऑप्शन में है कि इकोनॉमिक एजेंट्स जो है वो जितनी भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उन सबको यूज करते हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस बनाने के लिए, बिल्कुल ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन के, और पास्ट पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर और प्रेजेंट की रेलिवेंट इंफॉर्मेशन के आधार पर वो अपनी एक्सपेक्टेशंस फॉर्म करते हैं, एंटिसिपेशंस करते हैं। सो डी ऑप्शन इज आल्सो राइट। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर।
चलो, कंसेप्ट ऑफ मनी इल्यूजन वाज फर्स्ट गिवन बाय whom, जो मैंने अभी आपको समझाया मनी इल्यूजन वाला कंसेप्ट किसने दिया है? यस, इट इज गिवन बाय इरविंग फिशर। क्लासिकल्स के द्वारा ही ये मनी इल्यूजन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, बट हालांकि क्लासिकल्स कहते हैं कि लोग रैशनली पॉलिसी को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, यानी कि लोगों में मनी इल्यूजन नहीं होता, जबकि केन्जियंस ने कहा कि न्यू केन्जियंस में कि लोग जो है वो पॉलिसी को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनमें मनी इल्यूजन होता है। वो हायर वेजेस की डिमांड नहीं करते क्योंकि उनमें मनी वेजेस होता है, सॉरी क्योंकि उनमें मनी इल्यूजन होता है ना। तो ये चीज़ है जो हमने पढ़ी हुई है सारी, यू कैन वॉच माई वीडियोज आल्सो फॉर दिस। ओके, तो मुंडल फ्लेमिंग मॉडल में अगर फ्लोटिंग यानी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है तो कौन सी पॉलिसी ज़्यादा इफेक्टिव होगी? आंसर दिख रहा है, चलो। सो मॉनेटरी पॉलिसी, जब मैं बात करूं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की, दिस इज मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय, जो किसके द्वारा डेवलप होती है? सेंट्रल बैंक के द्वारा बनती है। अगर मैं बात करूं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को हम पैक्ड एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, तो इसमें आपकी होती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो इसी के साथ में ये जो सेशन है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सारा। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव है और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में फिस्कल पॉलिसी इनफेक्टिव होती है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होती है, ठीक है। तो मैं ये सेशन यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, बाकी के क्वेश्चंस हम अगले वाले सेशन में करेंगे। तो हमको यहाँ पे 3 इयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दैट इज़ 2021, 2022 एंड 2023। तो अभी आपके 2021 के हो गए हैं, 2022 के कुछ हुए हैं 1-2, तो कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, 2023 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वैसे 3 दिन में, एक यूनिट 3 दिन में कंप्लीट होता है आपका, एक यूनिट को 3 दिन लग जाते हैं आराम से। चलो, okay, so thank you for watching, take care, bye bye.